कॉन्टिनेंट का बेस्ट असैसिन सियोन वर्ल्ट, जिसने जिंदगी भर अपने भाई पर भरोसा किया, उसी के धोखे की वजह से एक दयनीय मौत मर जाता है। अगर मुझे जिंदगी में दूसरा मौका मिला तो मैं इसे अलग तरह से जीऊंगा। मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करूंगा और किसी और की सेवा करने के बजाय खुद अपने लिए वो सब हासिल करूंगा जो मैं चाहता हूं। और ऐसे मुझे जिंदगी का दूसरा मौका मिला। दूसरों के लिए जीने वाला वो साया काइने वर्दे अब नहीं रहा। अब मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगा। कहानी की शुरुआत में हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने पिता के बार बार कहे गए शब्दों को याद करता है, सबसे ऊपर क्लैन की सेवा करो। ये शब्द बैटलफील्ड के केओस के बीच उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसके लिए इन शब्दों का मतलब था पर्सनल डिजायर से रहित एक जीवन, अपने भाई के बगल में एक साइलेंट शैडो बने रहने का ड्यूटी। जमीन पर घुटने टेक कर उसके चेहरे से खून टपक रहा था, जो लॉयल्टी की कीमत की एक साफ निशानी थी। कई नाइट्स उसे देख रहे थे, जबकि एक आदमी कमेंट करता है कि एक अकेला नाइट कॉन्टिनेंट के सबसे मजबूत कमांडरों से अकेले ही लड़ रहा है। बैटलफील्ड गिरे हुए नाइट से भरा हुआ था, लेकिन एक कमांडर और कई नाइट जो अभी भी लड़ सकते थे, उसे घेरे हुए थे। दुश्मन का कमांडर उसे उसके नाम से पुकारता है, सियोन वर्ड। जवाब में वह कमांडर का नाम लेता है, बोरिस। बोरिस के चेहरे पर एक स्मग यानी अकड़ भरा लुक था। सियोन हवा में से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, फिर वह बोरिस से पूछता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा, और एक ऑमिनस ऑरा उसके शरीर को घेर लेती है। वह बोरिस से पूछता है कि क्या वो सम्राट था। बोरिस अपना चेहरा अपनी भां से ढकता है और कमेंट करता है कि सियोन का ब्लैक फॉग घिनौना है। इस पावर को देखकर उसने कंफर्म कर दिया था कि यह वैसा ही है जैसा अफवाहों में था। सियोन की आउरा और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। बोरिस उसे मिस्ट का असैसिन कहता है। मिस्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नाइट्स ऑफ लाइट के लिए दुश्मन जैसा है। बोरिस हायर अप्स को ये रिपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा था कि उसने हीदन से जुड़े एक इम्प्योर बींग को खत्म कर दिया है। सियोन जवाब देता है कि बोरिस को तब ऐसा करना चाहिए जब उसके पास इस बैटल के बाद बोलने के लिए मुंह बचा हो। वह बोरिस को थ्रेटन करता है कि जब वह उससे निपट लेगा तो उसका एक भी दांत नहीं बचेगा। बोरिस यॉन को एडवाइस देता है कि अगर वह अपनी सीक्रेट पावर का यूज करने की सोच रहा है तो वो हार मान ले। उसने सियोन को बताया कि इस एरिया के चारों तरफ 9वीं स्टार मैजिक बैरियर लगा हुआ है। अपने मन में सियोन जानता था कि उसे वहां से बाहर निकलना होगा और अपने भाई को इसके पीछे का कल्प्रिट बताना होगा। गुस्सैल आंखों से काइने डिक्लेयर करता है कि उसने अभी अभी बैरियर को भेद दिया है। अचानक काइने को किसी ने रुक जाओ का कमांड दिया। गोल्डन आर्मर में एक रेप्यूटेबल आदमी आता है। सियोन इस फेमिलियर पर्सन को देखकर सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह याद करता है कि उसके पिता हमेशा क्या कहते थे, क्लैन के लिए जियो। इसके अलावा उसके पिता ने उसे बताया था कि उसका भाई एशल क्लैन का ही एक्सटेंशन है। एशल वर्दे की सक्सेस सियोन वर्दे की सक्सेस है। सुनहरे आर्मर में यह आदमी ब्लॉन्ड हेयर वाला था और सियोन को घूर रहा था। सियोन को एहसास हुआ कि इस सबके पीछे का कल्प्रिट एशल ही है। इस रेवलेशन से उसके पैर कमजोर पड़ गए। एशल कमेंट करता है कि अब जब वह आ गया है तो काइने कंफ्यूज्ड हो गया है। काइने उसे देखता है और एशल से इस सब का मतलब पूछता है। एशल बताता है कि काइने ने क्लैन के लिए, लोगों के लिए और उसके लिए अपने ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभाया है। इस स्टेटमेंट को सुनकर काइने को पता चल गया कि आगे क्या होने वाला है। एशल आगे कहता है कि वह बस अपने भाई के कंधों से बोझ हटाना चाहता था। सियोन मानता है कि वह ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है और पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है। एशल इस ऑमिनस फॉग की तरफ इशारा करता है जिसे काइने इमिट कर रहा था। वह सियोन को एक मर्डरर से ज्यादा कुछ नहीं बताता। उसे तो ये भी पक्का नहीं था कि उसके भाई को अभी भी ह्यूमन कहा जा सकता है या नहीं। एशल अपनी आवाज ऊंची करता है जब वह सियोन से कहता है कि उसने उन सबको बहुत लंबे समय तक फूल यानी बेवकूफ बनाया है। हल्के से गुस्से में वह काइने से पूछता है कि क्या तुम सच में कह सकते हो कि तुम्हें अपने सिंस यानी पापों का पता नहीं है। मर्डरर और सिन शब्द सियोन के सर में गूंजते हैं। इससे वह फ्यूरियस हो जाता है, सोचते हुए कि एशल किस बारे में बात कर रहा है। एम्पायर के अंदर सक्सेशन फाइट, डीमन किंग आर्मी का रेड, कॉन्टिनेंट को यूनिफाई करने का वॉर, इन सब में सियोन ने एशल की मदद की।
ये सब इसलिए क्योंकि सियोन के लिए अपने भाई की सर्विस करना ही उसकी जिंदगी थी। वह गुस्से में जमीन पर पंच करता है। सियोन धीरे धीरे खड़ा होता है, सोचते हुए कि एशल अब उसे छोड़ रहा है। उसके शरीर से डार्क ऑरा रिसने लगी थी। अपने गुस्से से प्रेरित होकर उसका फॉग और ज्यादा इंटेंस हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि उसने 20 साल तक एशल के नीचे एक डॉग की तरह वर्क किया। उसके पैरों के पास खून इकट्ठा होने लगा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी कि उसका पूरा बॉडी टूट जाए। उसने फैसला किया कि वो अभी सब कुछ लगा देगा, भले ही इसका मतलब एशल को डिस्ट्रॉय करना हो। उसका क्रिम्सन रेड मिस्ट पूरे एरिया को कवर कर लेता है और आसमान को लाल कर देता है। नाइट्स हैरान थे कि उसके पास अभी भी इतनी माना बची थी। ये किसी ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल था। सियोन नरेशन करता है कि हीरो सिर्फ इसलिए अपने छोटे भाई को मारना चाहता है क्योंकि वो डरा हुआ है। उसने एशल से पूछा कि क्या उसे खुद पर शेम नहीं आती। इससे एशल फ्यूरियस हो गया। उसके चेहरे पर नसें दिखने लगीं। उसकी वजह से सियोन अविश्वसनीय स्पीड के साथ उस पर लॉन्च करता है। उसने लगातार एशल पर अटैक किया, जिसने स्वॉर्ड का उपयोग करके डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। सियोन ने एक चांस की विश की, सिर्फ एक बार काफी था। उनकी फाइट जारी रही, एशल के वीक पॉइंट पर स्टैब करने के लिए और उसे रीजेनरेट होने से रोकने के लिए बस एक चांस चाहिए था। सियोन का अटैक एक मैजिक बैरियर से टकराता है। हमारा एमसी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि उसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को इस तरह की किसी चीज से ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसने चेक किया और देखा कि बोरिस ने एशल की मदद की थी। एशल उसे एक पुअर बास्टर्ड कहता है और सियोन के पेट में स्टैब कर देता है, जिससे सियोन का डैगर गिर जाता है। एशल ने उसे बताया कि वो अपने भाई होने के नाते उसे पेनलेस डेथ देने का फेवर करना चाहता था, लेकिन सियोन ने उसे अपने ट्रू कलर्स दिखाए। उसने रिवील किया कि वो शुरू से जानता था कि सियोन एक डिमॉन है। उसने ये भी कहा कि अच्छा हुआ कि उसने कभी ट्रस्ट नहीं किया। सियोन के चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो स्टेटमेंट की वजह से कितना हार्ट ब्रोकन था। एशल सियोन के बॉडी से स्वॉर्ड निकालने के लिए उसे किक मारता है और बस ऐसे ही वो सियोन को जमीन पर लेटा हुआ छोड़ देता है। उसका खून उसके नीचे इकट्ठा हो रहा था। सियोन ने सोचा कि क्या ये उसका एंड था। उसने कमेंट किया कि उसने जो जिंदगी जी है वो कितनी फूलिश है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे अपना कॉन्शियसनेस खोने लगा, उसने खुद को स्टूपिड कहा। फिर अचानक वो एशल के पीठ के पीछे भागता है। एशल को उसका एहसास होता है और वो मुड़ता है। सियोन उस पर हिट करने वाला था। सियोन एक जोरदार स्क्रीम निकालता है क्योंकि वो उस अटैक के लिए अपनी पूरी पावर छोड़ देता है। उसका डैगर एशल के गले से कुछ ही इंच दूर था, लेकिन एक पावरफुल फोर्स ने उसे बीच में रोक दिया, जिससे उसने उसे दूर फेंक दिया। वो कॉन्शियसनेस खो देता है। फिर उसने किसी को यंग मास्टर कहते हुए सुना। वो तुरंत जाग गया, जोरों से पसीना बहा रहा था, अपनी सांसें ले रहा था। मेड ने उसे सोते रहने के लिए डांटा। उसने उसे अपना एक्ट टुगेदर करने के लिए कहा, क्योंकि उसे रेडी होना था। वो एमिली को देखकर सरप्राइज होता है। उसने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। एमिली भी सरप्राइज हुई और फिर उसे कुछ रियलाइज हुआ। उसे उसे आखिरी बार देखे हुए 20 साल हो चुके थे। फिर भी वो वैसी ही थी जैसे उसने उसे आखिरी बार देखा था। उसने आसपास का सराउंडिंग देखा। उसे याद आया कि ये वही रूम था जिसमें वो छोटा होते हुए रहता था। यहाँ तक कि फर्नीचर अरेंजमेंट भी वैसी ही थी। और उसने सोचा कि शायद वो वापस चाइल्ड बन गया था। एमिली ने उसका अटेंशन पाने के लिए उसे पुकारा। उसने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना चाहता, इसलिए टाइम वेस्ट कर रहा है। उसने उसे माइंड बनाने और जाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया। युवा व्यक्ति को कोई आइडिया नहीं था कि एमिली किस बारे में बात कर रही है। उसने पूछा कि वर्ट क्लैन में वो किस ट्रेनिंग का रेफरेंस कर रही है। सियोन ने चारों ओर देखा और उसे यकीन हो गया कि वो वापस पास्ट के दिनों में आ गया है। उसने सोचा कि क्या ये वही सिचुएशन थी जिसे वो मरते समय आंखों के सामने पूरी लाइफ फ्लैशिंग कहते हैं। उसे 27 साल पहले याद आया। ये फाउंडेशन ईयर 985 मार्च पहले की बात है, अकेडमी में उसके एंटर करने से 1 साल पहले। हर साल ड्यूक डुअल ट्रेनिंग सेशन आयोजित करते हैं। उसके पिता, जो ड्यूक वर्ट के मालिक हैं, इस इवेंट में शामिल होते हैं, जिससे ये बहुत बिग डील बन जाती है। उसका ओपोनेंट क्रेन वर्ट था, कायने की ही एज का था। वो उसका हाफ ब्रदर था।
क्रेन की मां मार्गरेट जथ डूक की पत्नी थी। इसकी वजह से क्रेन को ज्यादा अटेंशन मिला। इस फैक्ट के बावजूद कि वे दोनों सबसे छोटे बेटे थे, कायने को बास्टर्ड माना जाता था और उस फाइट में मजाक उड़ाए जाने के बाद वो सबका लाफिंग स्टॉक बन गया। ड्यूअल ही वो रीजन था जिसकी वजह से उसके पिता ने भी उस पर अटेंशन देना बंद कर दिया। एमिली ने फुसफुसाते हुए सजेस्ट किया कि उसे सरेंडर कर देना चाहिए। कायने ने उसे अश्योर किया कि ये ठीक है और उसे बस अपने हेड में विन करने की जरूरत है। कायने ने इसे मेड द्वारा उसे कम आंकने के तौर पर लिया। उसे कुछ सेंस हुआ। उसका हथियार एक रेपियर था, भारी था। उसने पता लगाया कि उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही थी जितनी उस एज में थी। ये सेंसेशन न तो किसी ड्रीम से और ना ही उसकी लाइफ फ्लैशिंग की मेमोरी से थी। उसने कभी किसी ऐसे मैजिक स्पेल के बारे में नहीं सुना था जो इतने स्ट्रॉन्ग इल्यूजन्स बनाने में केपेबल हो। उसने सोचा कि क्या वो सच में पास्ट में वापस आ गया है। क्रेन ने कमेंट किया कि उसका भाई डुएल से भागा नहीं। सियोन ने सोचा कि ये फ्यूचर बदलने का उसका चांस हो सकता है। उसने अपने पिता को देखा, जिन्होंने मैच की शुरुआत डिक्लेयर की। क्रेन ने पहले अटैक किया, जबकि वो उससे पूछ रहा था कि वो कहां देख रहा है। क्रेन कॉन्फिडेंट था कि वो अपनी स्वॉर्ड से उसे हिट कर देगा। सियोन वहां खड़ा रहा और उसे देखा। उसने सोचा कि क्रेन एक स्नेल जैसा है। उसने अपना स्टांस बदला और इससे क्रेन सरप्राइज्ड हो गया। बेसिकली सियोन ने बस एक कदम साइड में जाने के लिए लिया और क्रेन उसे हिट करने से चूक गया। जवाब में क्रेन ट्रिगर हो गया और कमेंट किया कि सियोन एक कावड़ की तरह डॉज कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि क्रेन कुछ और कर पाता, सियोन ने उसके हाथ पर हिट किया और क्रेन की स्वॉर्ड हवा में उड़ गई। फिर सियोन ने उसकी शिन पर किक मारा। क्रेन दर्द से करहा उठा और जमीन पर गिर गया, जोर से कराहते हुए अपने घुटनों को पकड़ लिया। उसकी मां चिंता में उसका नाम चिल्लाई। सियोन ने सोचा कि अगर वो अब अपनी स्वॉर्ड क्रेन के गले पर रखे तो डुएल खत्म हो जाएगा। उसने अपनी स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा, ये सोचते हुए कि ये काफी नहीं है। उसे याद आया कि जब वो इस एज में था, क्रेन हमेशा एंटरटेनमेंट के तौर पर उसे बुली करता था और ये बुलिंग अकेडमी में भी जारी रही। इसलिए काइने ने सोचा कि उसे क्रेन को सच में स्टॉम्प डाउन कर देना होगा ताकि वो फिर कभी ऐसा कुछ करने की हिम्मत न कर सके। सियोन ने फैसला किया था कि इस लाइफ में वो खुद अपना रास्ता बनाएगा। क्रेन डर गया, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। क्रेन दर्द में था। डुएल का रिजल्ट ये हुआ कि क्रेन हार गया। ड्यूक ने काइने को उससे मिलने का ऑर्डर दिया और यहां तक कि एक शेड्यूल भी फ्री कर दिया, जिससे सियान सोचने लगा कि क्या डुएल में उसकी विक्ट्री सचमुच इतनी इंप्रेसिव थी। यहां तक कि ड्यूक से सीधे जुड़ी हुई एक हाई क्लास नाइट एलन भी उसे एस्कॉर्ट कर रही थी। वो हॉलवे में मार्गरेट ज़ियात से मिला। ऐसा लग रहा था कि उसने ड्यूक से अपने बेटे के बारे में बात की थी। सियोन उसे देखकर मुस्कुराया। वो ऐसी लग रही थी जैसे उसने किसी अनप्लेजेंट चीज पर कदम रख दिया हो। उसने उससे पूछा कि क्या क्रेन ठीक है। वो फ्यूरियस थी। उसने उससे कहा कि अपने भाई को इस तरह पीटने के बाद ऐसा सवाल पूछने की उसमें ऑडेसिटी है। उसने उससे कहा कि वो थिक स्किन्ड है। वो उसके पास से गुजरती हुई बोली, ये कैसे हो सकता है? फिर उसने उसे कहते हुए सुना, यही वजह है कि बास्टर्ड्स के साथ लेजिटिमेट चिल्ड्रन जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। एक डेविलिश ग्रीन के साथ मार्गरेट ज़ियात आगे कहती गई कि लाइक मदर लाइक सन, और ये कि उसकी मां गंदी थी। उसने उससे कहा कि ग्रेटफुल रहना जानने के बजाय, उसे फाइट करने की हिम्मत करने के बजाय उसे सड़कों पर बेगिंग फॉर फूड करते रहना चाहिए था। काइने ने मर्डरस इंटेंट से उसे पलट कर देखा। उसने लाइन क्रॉस कर दी थी। उसने सोचा कि क्या उसे बस उसे मार देना चाहिए, लेकिन खुद को रोक लिया। उसके चेहरे पर एक ग्रिन चमकी। वो किसी और से बेहतर जानता था कि उसे सफर कैसे देनी है। उसने उसे धीरे धीरे दर्दनाक तरीके से टॉर्चर करने की योजना बनाई। धीरे से उसने उससे पूछा कि क्या उसे पता है कि वो क्रेन के साथ अकेडमी जा रहा है। उसने उससे पूछा कि उसका मतलब क्या है। फिर उसने कहा, मुझे यकीन है कि आप चाहती हैं कि आपका बेटा लिम्स के साथ ग्रेजुएट हो, है ना? मुझे लगता है कि आप उसकी ज्यादा चिंता नहीं करती हैं, है ना डचेस? इसने उसे और भी ज्यादा ट्रिगर कर दिया। वो उसे वल्गर पीस कहते हुए स्लैप करने वाली थी, तभी यूलेन की बाह ने सियान को प्रोटेक्ट कर लिया। यूलेन ने डचेस से अपोलोजाइज किया। उसने समझाया कि ड्यूक ने काइने को अर्जेंटली बुलाया है, इसलिए उन्हें जाना होगा। एक सख्त एक्सप्रेशन के साथ उसने डचेस से कहा कि वो अब जा रहे हैं। डचेस चुप रही। ड्यूक के ऑर्डर एब्सोल्यूट थे। काइने ने यूलेन की पीठ के पीछे से झांका और हंसा। वो गार्ड नाइट द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा था, जिसे ये ऑर्डर दिया गया था। एक नाइट जो ड्यूक की पत्नी के सामने भी नहीं झुकेगा।
उसने सोचा कि यूलेन कितना अच्छा और रिलायबल है। दरवाजा खुला और ड्यूक ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। काई ने कमरे में एंटर हुआ। उसने ड्यूक को ग्रीट किया। अपने मन में उसे याद आया कि उन्हें अकेले मिले लगभग 15 साल हो चुके थे। ड्यूक विलियस वोल्स वो विहान के महान फ्यूडल लॉर्ड थे जो यूएस एम्पायर का एक पश्चिमी फ्यूड था। वर्ल्ड उन्हें एक अलग नाम से पुकारता था, द गार्डियन ऑफ द कॉन्टिनेंट। वो हीरो था जिसने अपनी उल्लेखनीय मैजिक पावर और अदरवर्ल्डली विजडम से लंबे समय तक डीमंस के इन्वेजन को रोका। उस आदमी ने अपनी मृत्यु तक, जब तक कि वो डीमन किंग की आर्मी के इन्वेजन के खिलाफ बैटल में नहीं मरा, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जिसे किसी ने उस पर थोपी नहीं थी। वो बस पूरे कॉन्टिनेंट के लिए पीस चाहता था। लेकिन सियान की उनके बारे में मेमोरीज अलग थीं। एक ऐसे आदमी के तौर पर जिसने अपनी पूरी लाइफ दूसरों की सर्विस में जीने का फैसला करने के लिए अपनी फ्री विल का यूज किया था। सियान के लिए वो एक स्टूपिड मैन था। ड्यूक ने कमेंट किया कि सियान की आंखों ने स्वॉर्ड को प्रिसाइजली फॉलो किया और उसे डॉज कर दिया। सियान कंफ्यूज था। ड्यूक ने उस सीन को एक्सप्लेन किया जब क्रेन उस पर दौड़ा था। उसने स्विंगिंग स्वॉर्ड के रास्ते को सीधे देखा और डॉज करने के लिए अपना बॉडी टर्न कर दिया। ड्यूक ने उससे पूछा कि उसने स्वॉर्ड चलाना कब सीखा। सियोन ने सोचा कि हमेशा की तरह ड्यूक शार्प था। उसने जवाब दिया कि वो ये नहीं कहेगा कि उसने सीखा, लेकिन वो हर रात खुद ही प्रैक्टिस करता था। ड्यूक ने उससे डिटेल्स मांगे क्योंकि वो जानता था कि सियोन को कभी भी स्वॉर्ड्समैनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने पूछा कि उसने इतनी एक्सीलेंट स्किल्स क्यों छिपाई। सियोन एम्बैरेस था जब उसने जवाब दिया कि वो दूसरों का अटेंशन नहीं खींचना चाहता था, लेकिन ड्यूक कन्विंस्ड नहीं हुआ। इस रीजन के बावजूद सियोन ने क्रेन को गिराने में ऑल आउट यानी पूरी कोशिश लगा दी। ड्यूक ने आगे बात की। उसने पूछा कि क्या वो ये सोचता है कि उसने बाद में जो किया वो अननेसेसरी यानी गैर जरूरी था। ड्यूक उस बारे में बात कर रहा था जब सियोन ने जमीन पर गिरे क्रेन को किक मारा था। सियोन ने सोचा कि ड्यूक के सवालों के पीछे का इंटेंशन काफी प्रोबिंग यानी जांच पड़ताल करने वाला लग रहा था। उसने सोचा कि क्या ड्यूक ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या करने में कैपेबल है। सियोन ने एडमिट किया कि वो खुद को प्रूव करना चाहता था। ड्यूक ने उससे पूछा, तुम क्या प्रूव करना चाहते हो? सियोन ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि मैं क्रेन से बेहतर हूं। हम एक ही ब्लड शेयर करते हैं, इसका यही मतलब है। ड्यूक हंसा। ड्यूक ने उसके क्लियर और कंसाइज जवाब की प्रेज यानी तारीफ की, जो उसकी लेवल हेडेडनेस को दर्शाता है। वो नहीं जानता था कि काइने इतना टैलेंटेड था। वो खुश था। ड्यूक ने उससे कहा कि वो उसे एक दिन एशिल के लिए एक महान और रिलायबल सपोर्ट यानी भरोसेमंद सहारा बनेगा। सियोन को अपने पास्ट लाइफ के बिट्रेयल यानी धोखे का एहसास हुआ। वो कंफ्यूज्ड और डिसअपॉइंटेड था। उसने सोचा कि वो एशिल का हेल्पर यानी सहायक क्यों बनेगा। उसने सोचा कि ये हमेशा एक जैसा ही क्यों होता है। ड्यूक अब भी एशिल को लेकर पहले की तरह ही ऑब्सेस्ड यानी जुनूनी है। उसका हाथ बॉल ऑफ फिस्ट में बदल गया। ड्यूक ने उससे कहा कि वो उसे रिवॉर्ड देना चाहता है, इसलिए अगर वो कुछ चाहता है तो बस उसे बताना चाहिए। तेज आंखों से सियोन ने फैसला किया कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देगा, सब कुछ जो एशिल ने करने की कोशिश की थी। उसने ड्यूक को बताया कि वो क्या चाहता है। उसके कुछ मोमेंट्स के बाद जब एमिली को पता चला कि सियोन बैटल फ्रंट में एंटर करना चाहता है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने एमिली से कहा कि अभी कुछ भी सर्टेन यानी निश्चित नहीं है। एमिली ने उससे पूछा कि क्या तुम पागल हो रहे हो? क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि वो किस तरह की जगह है? उसने कहा कि वो हर जगह विकेड यानी दुष्ट और टेरिफाइंग डेमोनिक बीस्ट्स यानी भयानक राक्षसी जानवरों से भरी हुई है। ये सिर्फ एम्पायर की पश्चिमी फ्यूड, ये पूरे कॉन्टिनेंट में इकलौती ऐसी जगह है जिसे बैटल फ्रंट कहा जाता है। यहाँ तक कि लीमा वैली, जिसे फ्रंट लाइन कहा जा सकता है, एक फेरोशियस बैटलफील्ड है जहाँ सैकड़ों सालों से डेमन्स के साथ बैटल्स चल रही हैं। इसकी वजह से ड्यूक, इसने शुरू से ही इसका सख्ती से अपोज किया। उसने काइने को एक कंडीशन दी। उसे 1 महीने के अंदर लीमा वैली जाने के वर्दी बनना होगा। वो नहीं जानता था कि ड्यूक उसकी वर्थ किस बेसिस पर डिसाइड करेगा। फिर भी उसने सोचा कि दिए गए टाइम में अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को जितना हो सके उतना बढ़ाएगा। वो जानता है कि वो अभी भी अपने पियर्स से वीकर है, लेकिन वो इस बात की भी अप्रिशिएट करता है कि रीग्रेस होने से पहले उसके पास वही कॉम्बैट सेंस है और उसके अंदर थोड़ी मात्रा में मैजिक है। वो जानता है कि अगर वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अपनी बॉडी को ट्रेन करे तो वो निश्चित रूप से इसका अच्छी तरह से यूज कर सकता है। उसने तुरंत ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला किया। अचानक उसका दरवाजा जोर से खुला। एक महिला कमरे में एंटर हुई। वो एलिस थी। इस महिला के ब्लू हेयर थे और उसके चेहरे पर एक सख्त लुक था। उसने उसे कॉलर से पकड़ लिया। एमिली ने लेडी एलिस को ग्रीट किया, लेकिन एलिस काइने को आगे पीछे हिला रही थी। उससे पूछ रही थी कि क्या वो पागल हो गया है। उसने सुना कि उसने उनके पिता से उसे बैटल फ्रंट भेजने के लिए कहा है। सियोन का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने एलिस से उसे छोड़ने के लिए कहा। उसने उसे जमीन पर छोड़ दिया।
सियोन की सोल उसके बॉडी से निकल गई लगती है। एलिस ने कमेंट किया कि क्रेन को हराना उसके हेड में चढ़ गया है। उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए उसने डिमांड की कि सियोन तुरंत रूफटॉप यानी छत पर जाए। रूफटॉप पर एलिस ने उसे ब्रीफ किया। उसने उससे कहा कि जब वे अपनी स्वॉर्ड्स ड्रॉ करें, अगर वो 3 मिनट तक उसके अटैक्स को एंड्योर कर सकता है तो वो उसे बैटल फ्रंट जाने देगी। हमारा एमसी एलिस से पूछता है कि क्या उसे सचमुच इतनी दूर जाने की जरूरत है। एलिस फर्म थी। उसने उससे एक सवाल का जवाब देने की डिमांड की। उसने पूछा कि क्या सियोन फैमिली के टाइटल के पीछे पड़ा है। अंदर ही अंदर सियोन सरप्राइज था कि वो इस रीजन के लिए इतनी दूर जा रही है। उसे इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। एलिस ने मान लिया कि उसकी साइलेंस यानी चुप रहने का मतलब हाँ है। उसने उसे अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करने का इंस्ट्रक्ट किया। सियोन एग्जेस्पिरेटेड था। क्रेन के साथ उसके ड्यूल को आधा दिन भी नहीं हुआ था। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसका पूरा दिन कियोटिक यानी अस्त व्यस्त रहा है। एलिस ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक करने में एबल था, जिससे एलिस सरप्राइज हो गई क्योंकि ये 10 साल के बच्चे के लिए इम्पॉसिबल होता। सियोन ने सोचा कि क्या वो सच में अपने भाई जो उससे 7 साल छोटा है के खिलाफ ऑल आउट जाने की योजना बना रही है। एलिस पीछे हट गई। वो इस बात को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ। एक रेपियर की ब्लेड बहुत लाइट होती है, फिर भी सियोन ने उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड के अटैक को पूरी तरह से पैरी ऑफ कर दिया था। उसने सोचा कि क्या वो बस लकी था। उसने उससे कहा कि उसकी इंट्यूशन उसके सोचे से बेहतर है। वो एलिस के एक्सप्रेशन से जानता था कि वो अब स्क्रूड है। एलिस ने अपने अगले अटैक्स पर ऑल आउट लगा दिया। वो उस पर अटैक करने के लिए कूदी, लेकिन सियोन अपनी रिपेयर का उपयोग करके उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक करने में एबल था। इससे भी बढ़कर वो अपनी स्वॉर्ड को अच्छी तरह से स्लाइड करने में एबल था ताकि वो उसे उसके गले के पैरेलल पोजीशन स्थिति में रख सके। एलिस हैरान रह गई। सियोन स्ट्रगल कर रहा था। उसने अपनी स्वॉर्ड शिफ्ट की, लेकिन एलिस ने उसे दूर धकेल दिया। वो हांफते हुए पिलर के ऊपर जा गिरा। उसने सोचा कि सिचुएशन कितनी गलत हो सकती थी। अगर उसने बीच में अपनी स्वॉर्ड ट्विस्ट नहीं की होती तो वो उसे मार चुका होता। मिस्ट की स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल थिक फॉग ज्यादातर इमीडिएटली किल करने के लिए बनी है। सियोन ने खुद माना कि किल किए बिना लड़ना मुश्किल है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम है। उसने सोचा कि कितना टाइम बचा होगा। वो अपनी कमजोर स्ट्रेंथ की भरपाई अपनी स्वॉर्ड में माना भर के कर रहा है, लेकिन वो लगभग अपनी लिमिट सीमा पर है। एलिस भी जोरों से हाँफ रही थी। उसने धरती और हवा को बुलाया कि वे उसके पास आएं और उसकी स्वॉर्ड की तरह एक्ट करें। काइने 6th स्टार मैजिक देखकर सरप्राइज रह गया। एलिस की ब्लेड नीली चमक उठी। इसे एक्वा ब्लेड कहा जाता है। एक मजाकिया रोते हुए एक्सप्रेशन के साथ सियोन ने सोचा कि क्या एलिस उसे मारना चाहती है। एलिस बड़बड़ाती रही कि वो हार नहीं सकती। सियोन उसकी आंखों के लुक से बता सकता था कि ये उसका एंड होगा। चूंकि वो एज पर पोजीशन था, उसने एंटिसिपेट किया कि अगर उसने उसका अटैक ब्लॉक भी किया तो भी वो गिर जाएगा। उसने अपने प्लान पर ट्रस्ट करने का फैसला किया। अविश्वसनीय स्पीड के साथ उसने पहले उस पर चार्ज कर दिया। वो तेज भागा जबकि एलिस ने अपनी पावर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को आसमान की ओर पॉइंट किया। सियोन ने अपनी स्वॉर्ड कसकर पकड़ी और हैक से बैक किया की प्रार्थना की कि उम्मीद की कि कोई आ जाएगा। एलिस पावर से भरी हुई थी। अपने मन में सियोन ने यूलन के शो अप होने की होप की। जब एलिस और सियोन एक दूसरे से टकराने ही वाले थे तो यूलन बीच में आया और चिल्लाया कि रुक जाओ। उसने अपनी स्वॉर्ड से एलिस की स्वॉर्ड ब्लॉक की जबकि उसने सियोन को उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ा। एलिस के अटैक से एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। यूलन के चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था। जब उसने लेडी एलिस को पुकारा, उसने उससे कहा कि वो एक बहुत छोटे अपोनेंट के खिलाफ हार्श हो रही है। सियोन अभी भी यूलन के हाथ में झूलता हुआ राहत की सांस लेता है। वो ये सोचता रहा कि यूलन कब आएगा, जैसे कि वो ट्रांस से बाहर निकला हो। वो हाँफ उठी और तुरंत अपने भाई को गले लगा लिया जबकि अपोलोजाइज कर रही थी। उसने एडमिट किया कि वो एक सेकंड के लिए अपना माइंड लूज कर चुकी थी। फिर वो रोने लगी। उसकी नाक से स्नॉट सिंघाड़ा निकला। उसने एक्सप्रेस किया कि वो उसे बैटलफील्ड जाने से कितना रोकना चाहती है। सियोन मुस्कुराया और सोचा कि ऐसा करना एलिस के लिए कितना टिपिकल है। वो हमेशा हर चीज में इतनी हार्ड ट्राई करती है। एलिस एलीट्स में एलीट थी, जिसने रॉयल एकेडमी में सभी सब्जेक्ट्स में एस ग्रेड हासिल किया, जहां सभी टैलेंटेड चिल्ड्रन इकट्ठा होते थे, चाहे वे स्वर्ड्समैनशिप, मैजिक या स्टडी के अन्य फील्ड्स में टैलेंटेड हों। इसके अलावा उसकी ब्यूटी एस्टाउंडिंग थी, इसलिए लोग उसे छोटी उम्र से ही गॉड्स चाइल्ड कहते थे। उसे स्वर्ड्समैनशिप में ट्रेन किया गया था और उसे सबसे बड़े बेटे एशल हर्ट के साथ द फ्यूचर गार्डियन ऑफ द कॉन्टिनेंट कहा जाता था। लेकिन नाइट्स ऑफ लाइट में ज्वाइन होने के कुछ समय बाद ही वो मारी गई थी। सियोन ने उसे वापस गले लगाया, ये सोचकर कि उसने उसे कितना मिस किया। उसका हग इतना टाइट था कि इसने एलिस का अटेंशन खींच लिया। अपने हेड में उसने इस बार उसकी प्रोटेक्ट करने की वाव की। फिर उसने अपना अटेंशन यूलन की ओर मोड़ दिया। उसने पूछा कि क्या वो ड्यूक का गार्डियन नाइट है। वो कंफ्यूज थी क्योंकि ड्यूक अभी-अभी वॉर के लिए गए थे। यूलन ने उसे इन्फॉर्म किया कि वो ड्यूक के ऑर्डर्स को कैरी आउट कर रहा था,
कि वो कुछ समय के लिए यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करे। हालांकि वो उसे बता नहीं सकता था क्योंकि उसे इसे सीक्रेटली करना था। सियोन ने ड्यूक के ऑफिस से निकलने के बाद से ही उसकी प्रेजेंस फील कर ली थी। उसने सोचा कि अगर उसने नोटिस करना जारी नहीं रखा होता तो क्या यूलिन खुद को शो नहीं करता। उसने सोचा कि उसके पिता अचानक यूलिन को चुपके से उसका फॉलो करने के लिए क्यों कहेंगे। सियोन को ग्रॉगी फील हो रहा था। जैसे ही वो सो गया, एलिस ने उसे पकड़ लिया। एलिस मुस्कुराई और कमेंट किया कि वो अभी भी एक छोटा बच्चा है। अगले दिन एलिस एकेडमी वापस आ गई। जाहिर है वो अपनी ग्रेजुएशन से पहले अपने पिता से मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए वापस आई थी। सियोन को स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत महसूस हुई, इसलिए वो पिछले 2 हफ्ते से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा था। लेकिन 10 पुशअप्स उसकी लिमिट थी। उसे लगा कि वो पिछले 2 हफ्ते से एक दीवार से टकरा रहा है। पहले उसे अपनी स्ट्रेंथ पर काफी कॉन्फिडेंस था। वो जानता था कि इस बार उसे एक सोल्यूशन की जरूरत है। एमिली ने इसे इन्फॉर्म करने के लिए उसका दरवाजा खटखटाया कि एमिली से एक पैकेज आया है। वो एक्साइटेड हो गया। एमिली इसे बाहर लाई और कंप्लेन की कि इसमें से कितनी डिस्गस्टिंग स्मेल, घिनौनी बदबू आ रही है। ये हेलहाउंड्स का ब्लड था जो उसने उसे लाने को कहा था। ये एक रेयर आइटम है जो केवल लेमेया वैली में पाया जा सकता है। लेकिन अब उसे पता चला कि ब्लैक मार्केट में इसके मिलने की रूमर्स सच थीं। डिमोनिक बीस्ट के ब्लड को पॉइजनस माना जाता है क्योंकि इसकी सिकनिंग स्मेल के साथ साथ इसे कंज्यूम या पीने पर बर्निंग का एहसास होता है। लेकिन ये वास्तव में इसे कंज्यूम करने वाले व्यक्ति की माना और स्ट्रेंथ को परमानेंटली इंक्रीज यानी कि स्थायी रूप से बढ़ा देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये एक फॉल्स र्यूमर है, लेकिन सियान अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के आधार पर जानता था कि ये सच है। एमिली ने उससे पूछा कि क्या वो सच में इसे ड्रिंक पीने जा रहा है। उसने हाँ में जवाब दिया। अपने मन में एमिली को वरी करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसके कुकिंग स्किल्स को अडेप्ट कर पाया था। उसने इसे चक डाउन कर लिया। उसे पहली बार याद आया, ये मशरूम सूप थी और एक सिंगल बाइट के बाद उसका हार्ट एक मोमेंट के लिए रुक गया था। उस सूप की तुलना में ये ब्लड कुछ भी नहीं था। उसने सब कुछ खत्म कर दिया और कमेंट किया कि यह अच्छा था। पावर उसके बॉडी से रिस रही थी। उसने एमिली से कहा कि वो वॉक के लिए बाहर जा रहा है। वो देखना चाहता था कि क्या ये वर्कड। हमारा एमसी बाहर निकला। वो डची को नजरअंदाज करते हुए एक माउंटेन पर पहुंचा। उसे आखिरी बार यहां आए हुए कुछ टाइम हो गया था। ये वो टाइम था जब यूलिन अपनी रेगुलर रिपोर्ट्स के लिए वहां नहीं था। वो आमतौर पर इस जगह पर तब जाता है जब वो अकेला रहना चाहता है। फिर एक दिन एशल को गॉड ऑफ लाइट लमिल से एक डिवाइन रेवलेशन यानी कि दिव्य रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ था। इसमें कहा गया था कि पहाड़ों में कहीं एक एंशिएंट टेम्पल यानी कि प्राचीन मंदिर छिपा हुआ है। उसने पूरी तरह से बिलीव नहीं किया, लेकिन वास्तव में एक जगह थी जहां पे माना का फ्लो कंसंट्रेटेड था। और हाँ, डिवाइन रेवलेशन अभी आना बाकी था। इस मोमेंट में केवल सियान ही इसके बारे में जानता है। उसने अपने हाथ से जमीन को छुआ और उसकी पावर उस एरिया में ट्रैवल की। वो मुस्कुराया क्योंकि उसने सोचा कि एशल को कोई आइडिया नहीं है कि वो अभी क्या कर रहा है। जमीन टूट गई, जिससे एक अंडरग्राउंड पैसेज सामने आया। उसने अंदर जाने का फैसला किया। उसने नोटिस किया कि पिछली बार जब वो वहां था तो ये उससे अलग था। वो जगह एक एंशिएंट टेम्पल थी जो गॉड ऑफ लाइट लोमल की सर्विस करती थी, जब तक कि उस लैंड पर सारा हिस्ट्री मिट नहीं गया। ऐसा 300 साल पहले हुए गॉड ऑफ डेमन वॉर के कारण हुआ था। कौन इमेजिन कर सकता था कि वो जगह कैसल के ठीक पीछे पहाड़ों में एग्जिस्ट करती थी। उसके सामने एक पेडेस्टल पर एक चमकती हुई स्वॉर्ड थी। इसे टेम्पल का ओनर माना जाता है। फाउंडेशन से 993 साल पहले अगस्त 12 को ह्यूमैनिटी अंततः वीएस से डेमन किंग के आर्मी को बाहर निकालने में सक्सीड हुई थी। डेमन किंग की आर्मी ह्यूमन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी, लेकिन ह्यूमंस को गॉड्स वेपनरी नाम के एंशिएंट रेलिक्स मिले, जिससे वो विन हासिल कर पाए। उन रेलिक्स में से एक ड्यूरैन डार्क, गॉड ऑफ लाइट लमिल द्वारा ब्लेस्ड एक होली स्वर्ड थी। इस स्वर्ड को डेमन्स के खिलाफ ह्यूमैनिटी की विक्ट्री का मेन कॉज माना जाता था, और वो भविष्य में उसी स्वर्ड के कारण अपनी पिटिफुल डेथ पाएगा, जिस पर एशल वर्ड का पोजेशन होगा। उसने इस विचार पर एंटरटेन किया कि शायद ड्यूरैन डार्क का उसके रेग्रेशन से कोई कनेक्शन था। उसने स्वर्ड को टच किया और जैसे एक्सपेक्टेड था, कुछ नहीं हुआ। उसने फ्रस्ट्रेशन में स्वर्ड को किक मारी और कहा कि इसने उसका मूड रूइन कर दिया। उसने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, होली स्वर्ड माई एस। उसने अपना बिजनेस टेक केयर करने फिर जाने का फैसला किया। उसे हार्डली पता था कि वो स्वर्ड भी अनॉयड हो गई थी। जैसे ही वो लाइट से आगे बढ़ा, एक शैडो थी जो अदर वर्ल्डली फील हुई। काइने को वो मिल गई। पहली नजर में ये एक स्वर्ड्स शैडो जैसी लगी, लेकिन ये शैडो नहीं थी। जहां लाइट होती है वहां डार्कनेस भी होनी चाहिए। उसने अपनी पावर उसमें इम्ब्यू की।
इससे एक पाथवे सामने आया जो लाइट के ऑल्टर से छिपे हुए दूसरे रूम तक जाता था। हमारे एमसी ने दरवाजा खोला। उसने पेडेस्टल के ऊपर अपनी स्वॉर्ड रेड कलर में चमकती हुई देखी। उसने अपनी स्वॉर्ड से कहा कि उसे देखकर अच्छा लगा। सियान ने अपनी स्वॉर्ड ग्रैब की। ये डिमोनिक स्वॉर्ड कराम थी, वही स्वॉर्ड जिसे वो मरने से पहले चला रहा था। जिस मोमेंट उसने उसे छुआ, उसने एक पावरफुल ऑम्यूनस एरा रिवील की। उसने कहा, गुड मॉर्निंग काम। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसलिए उसने सोचा कि क्या वो अभी तक अवेक नहीं हुई है। फिर भी सियान इलेटेड था। उसके लिए ये फेमिलियर फीलिंग बेस्ट थी और इसने उसे वहीं पर कुछ स्ले करने की वांट दे दी। फिर जमीन पर शार्प आइज वाली एक शैडो दिखाई दी। इसने पूछा कि क्या उसे कोई फियर नहीं है। करम ने पूछा कि क्या वो नहीं जानता कि उसे जगाने का क्या मतलब है। सियान ने नॉन चलांटली जवाब दिया कि वो नहीं जानता और इसका मतलब ये हो सकता है कि अब ये स्वर्ड उसकी है। शैडो बड़ी और ज्यादा इंटिमिडेटिंग हो गई। इसने सियान को इन्फॉर्म किया कि चूंकि उसने एक डेमोनिक स्वर्ड को जगाया है तो अब रिग्रेट में बहुत देर हो चुकी है। शैडो मुस्कुराई और कई पॉइंटेड टीथ रिवील किए। वो काइने की और रश की और क्लेम किया कि काइने का बॉडी उसका हो जाएगा, लेकिन करुम सरप्राइज थी कि सियान ने उसे कैजुअली चोक कर दिया। काइने ने उससे कहा कि वो पहले इतना ट्रैशी नहीं था। शैडो फेड होने लगी और एक ह्यूमन फेस रिवील किया। करुम ने सोचा कि काइने उसे कैसे छू सकता है। जैसे जवाब में काइने ने दोहराया कि स्वर्ड उसकी थी। करुम के पिंक लंबे नुकीले नेल्स थे। वो चिल्लाते हुए उनसे सियान पर अटैक करती है। सियान ने अपनी ग्रिप खो दी और करुम पीछे की ओर कूद गई। जब करुम पूरी तरह से रिवील हुई तो वो एक महिला निकली। उसने सियान से पूछा कि वो कौन था। उसके चारों ओर एक डार्क आरा दिखाई दे रही थी। उसने पूछा कि क्या वो सक्सेसर है। उसने पूछा कि वो उसे आरंग आरा क्यों फील कर सकती है। सियोन ने जवाब दिया कि वो सही कह रही थी और वो अरहू का सक्सेसर है। उसने एक डेविलिश ग्रिन के साथ उससे कहा कि उसका मास्टर वापस आ गया है। उसने उसे बो डाउन करने का डिमांड किया। उसने उसे डिमोनिक स्वॉर्ड करुम कहकर पुकारा। करुम ने यह कहते हुए उसे डिनाई कर दिया कि वो बस एक बच्चा है। वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। वे एक दूसरे से लड़े। सियोन ने अंदाजा लगाया कि वर्ड्स काफी नहीं थे। डेमोनिक स्वॉर्ड का फाइनल गोल यूजर के बॉडी पर टेक ओवर करना था। इससे उसके पास कोई चॉइस नहीं बचा था। उसने उस पर इजी जाने की योजना बनाई, लेकिन फिर सियोन मुस्कुराया और डेमोनिक स्वॉर्ड कंट्रोल एक्टिवेट कर दिया। अचानक करुम जमीन पर खींची जा रही थी और इम्पैक्ट ने उसे कराहने पर मजबूर कर दिया। सियोन ने उससे कहा कि वो बस एक बार कहेगा। उसने पूछा कि जब वो अभी भी नाइस हो रहा है तो वो उसे अपना ओनर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। उसने अपने दांत पीसे और उससे पूछा कि वो उस पावर का उपयोग कैसे कर सकता है। उसने फिर से डेमोनिक स्वॉर्ड कंट्रोल एक्टिवेट कर दिया और उसने उसका चेहरा जमीन पर स्मैश दिया। उसने ये बार बार किया जब तक कि उसका पूरा हेड जमीन में गहराई तक दब नहीं गया। उसने पूछा कि क्या वो अब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। करुम ने जवाब दिया कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर भी उसने उसे ह्यूमन कहा। सियोन फिर से डेमोनिक स्वॉर्ड कंट्रोल एक्टिवेट करने वाला था। जब करुम ने खुद को करेक्ट किया और उसे मास्टर कहा तो वो रुक गया। अब जब उसने उस जगह पर अपना बिजनेस टेक कर लिया था तो सियोन ने सोचा कि क्या अब उसके वापस जाने का टाइम आ गया था, क्योंकि वो बहुत देर से गया था। स्वॉर्ड फॉर्म में करुम ने एक्सप्रेस किया कि उसे ताज़ी हवा में सांस लिए हुए बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है। उसने खुद को स्वॉर्ड से बाहर निकाला। वो आंखों, एक मुंह और गुलाबी बालों वाली एक ब्लैक बलून जैसी लग रही थी। वो हैप्पी थी कि उसने पाया कि ये रिफ्रेशिंग था। उसने अपने मास्टर का नाम पूछा। सियोन ने अपना पूरा नाम बताया। उसने कमेंट किया कि उसने वो नाम पहले कभी नहीं सुना था। एक बार फिर उसने पूछा कि क्या अरहू ने सच में उसके जैसे बच्चे को चुना। सियोन ने जवाब दिया, हाँ, मेरी पास्ट लाइफ में। इससे करुम कंफ्यूज्ड हो गई। सियोन ने एक्सप्लेन किया कि वो उसके माइंड में एक बार पहले मर चुका है। करुम ने सोचा, व्हाट द हेल। और फिर उसने कुछ नोटिस किया। वे दूसरी स्वॉर्ड के सामने थे। उसने कमेंट किया कि वो अभी भी सो रहा है। सियोन ने कमेंट किया कि स्वॉर्ड को अपने ओनर के लिए 20 इयर्स वेट करना होगा। करुम ने कमेंट किया कि कायन ऐसे बात कर रहा था जैसे वो फ्यूचर जानता हो। उसने अपनी स्वॉर्ड ग्रैब की और एक स्टैंस अज्यूम की। अचानक उसने अपने सामने वाली स्वॉर्ड का हैंडल काट दिया। करुम सरप्राइज्ड हुई और उससे पूछा कि वो इसके साथ क्या करने की योजना बना रहा है। उसके चेहरे पर एक डेविलिश ग्रिन था और उसने कहा कि ये फ्यूचर में चीजों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकता है। सूरज ढलने पर कैरेज कैसल से दूर जाता हुआ देखा जा सकता है। फिर वो धीरे हो गया जब तक कि रुक नहीं गया। सियोन अपनी छाती पर एक शील्ड पहने हुए था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो दिन पहले ही आ गया था। उसने सोचा कि टाइम कितनी तेजी से बीतता है। कायन ने आने पर ड्यूक को ग्रीट किया।
ड्यूक ने उससे कहा कि ये लास्ट टाइम होगा जब वो उससे पूछेगा। उसने पूछा कि क्या काइन अभी भी बैटलफ्रंट जाने के लिए डिटरमिन्ड है। उसने सियोन से कहा कि अगर वो अभी बैकआउट करना चाहता है तो वो उसे रोकेगा नहीं। कॉन्फिडेंस के साथ कायन ने अनाउंस किया कि वो सर्टन है क्योंकि उसका हार्ट ऑलरेडी बैटलफ्रंट में है। ड्यूक ने यूलेन को इंस्ट्रक्ट किया कि वो उसे खोले जो उसके पास था। यूलेन एक स्क्रोल पकड़े हुए था। कायन ने रिकग्नाइज किया कि ये एक मैजिक स्क्रोल था और सोचा कि क्या वे कुछ समन कर रहे थे। यूलेन ने मैजिक स्क्रोल रिलीज किया और उनके सामने बॉडी पर फ्लेम्स वाला एक क्रीचर दिखाई दिया। उसके पॉज पर शार्प क्लॉस थे। ये एक हेल हाउंड था, लेमिहा वैली का एक लो रैंक्ड डिमोनिक बीस्ट। सियोन ने सोचा कि उसके पिता और नाइट्स को टेस्ट की तैयारी में हार्ड टाइम हुई होगी। नाइट्स ने अपने हाथ अपनी स्वॉर्ड्स पर रखे। कायन ने ये ऑब्जर्व किया और सोचा कि डेंजरस होने पर नाइट स्टेप इन करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। ड्यूक ने उससे कहा कि वो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसने उसे ट्रायल पास करके और उन्हें शो करके रिजॉल्व कितना स्ट्रांग है ये प्रूव करने का अर्ज किया। यूलेन ने इस ट्रायल के बारे में सोचा। उसने अपनी स्वॉर्ड पर अपनी पकड़ कस ली। उसे वो टाइम याद आया जब काइन ने उसे ड्यूल के लिए इनवाइट किया था। उस टाइम काइन ने एक्सप्लेन किया था कि उसके पिता से किए गए प्रॉमिस की डेडलाइन में केवल 3 दिन बचे थे। उसने सोचा कि वो हवा में अपनी स्वॉर्ड को स्विंग नहीं करता रह सकता है। उसने यूलेन से कहा कि वो भी एक रियल फाइट का सेंस पाना चाहता है, इसलिए उसने उसकी मदद करने के लिए कहा। यूलेन हेजिटेंट कर रहा था, इसलिए उसने सजेस्ट किया कि सियोन अपनी एज के किसी के साथ ड्यूल करे, जैसे कि यंग मास्टर क्रैन। सियोन ने एक्सप्लेन किया कि किसी कारण से क्रैन जब भी उसे देखता है तो भाग जाता है। अपने हेड में यूलेन ने सोचा कि ये एक हैसल है। यूलेन अंत में अग्री हो गया और काइन को इन्फॉर्म किया कि वो केवल अपनी स्वॉर्ड शील्ड के साथ लड़ेगा और केवल डिफेंस पर फोकस करेगा। उसने सियोन को एनकरेज किया कि वो जितना चाहे उस पर अटैक करे। सियोन ने यूलेन को थैंक यू कहा और उससे कहा कि उसे एक और फेवर पूछना है। एटमॉस्फेयर बदल गया और अपने फेस पर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसने यूलेन से कहा कि ड्यूल में जो कुछ भी हो, यूलेन को ड्यूक को उसके बारे में नहीं बताना है। उसने एम्फसाइज किया कि ये एक ऑर्डर था। इससे यूलेन पजल्ड हुआ, लेकिन फिर सियोन ने उस पर अटैक किया। उसने यूलेन ने अपनी स्वॉर्ड से इसे ब्लॉक करने में एबल था, लेकिन उसने महसूस किया कि अटैक हैवी था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये 10 साल के बच्चे से आया था। इससे पहले कि वो अपनी स्टैंड्स पर वापस आ पाता, काइन ने फिर से अटैक किया। उसने ये भी नोटिस किया कि काइन कितनी तेजी से चलता है और सरप्राइज्ड हुआ जब वो अचानक उसकी नज़र से ओझल हो गया। उसने सोचा कि सियोन कब गायब हो गया और फिर उसने उसे अपने पीछे सेंस किया। वो जस्ट इन टाइम डिफेंड करने में एबल था क्योंकि काइने ने उस पर लगातार अटैक किया। उसने इस डूल को सच में सीरियसली लिया था। यूलिन ने अटैकिंग में अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन यूलिन ने उन सबको डिफ्लेक्ट कर दिया। उसने मेंशन किया कि जैसा उसने सोचा था वो अभी तक उससे विन नहीं कर सकता। उसने यूलिन को उसकी हार्डवर्क के लिए थैंक किया। साइन की ब्रीदिंग शैलो और फास्ट हो गई। उसने अपने माइंड में यंग मास्टर की प्रेज की। उसे बिलीव नहीं हुआ कि कमजोर यंग मास्टर काइने इतना बढ़ गया था। प्रेजेंट टाइम में वापस यूलिन ने सोचा कि उसका हंच सही था। यंग मास्टर ट्रायल को ओवरकम कर सकता है। हेल हाउंड तेजी से चला। साइन ने उसके अटैक का एंटिसिपेट किया। वो उसके पास आते हुए जोर से दहाड़ा। उसकी आंखें साइन पर फोकस थीं। वो काइने के पास से गुजरा। साइन समझ गया कि उसकी वर्तमान स्ट्रेंथ के साथ एक मॉन्स्टर से लड़ना अभी भी बहुत ज्यादा था। वो जानता था कि उसे बैटल को जल्द से जल्द एंड करना होगा। हेलहाउंड फिर से अटैक करने के लिए प्रिपेयर हुआ, लेकिन काइने ने अपने अगले अटैक से उसे मारने की योजना बनाई थी। उसने एक कॉम्बैट स्टैंस अज्यूम की और जब हेलहाउंड उस पर चार्ज हुआ तो उसने उसकी नेक को टारगेट किया। वो हवा में ऊंचा कूदा और अपनी सॉर्ड से उसके स्कल को पियर्स कर दिया। नाइट्स अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाए। ड्यूक प्लीज था। साइन ने हेलहाउंड की कॉर्प्स को देखा। उसकी नेक से बहुत सीवियरली खून बह रहा था। उसने सोचा कि ये एक वेस्ट है क्योंकि इतना ब्लड कुछ बॉटल्स को भर सकता है, लेकिन अगर उसने वहां पर ऐसा कुछ किया तो लोग उसे क्रेजी समझेंगे। ड्यूक ने ताली बजाई और साइन की इंप्रेसिव होने के लिए प्रेज की। उसने साइन से कहा, तो मैं तुम्हें फ्रंट लाइंस पर मिलूंगा। साइन ने अपने पिता को थैंक किया। करुम उसके कंधे पर छोटे स्मोक के रूप में दिखाई दी। उसने फियर्सली उससे पूछा कि क्या वो उसे एक किचन नाइफ जैसी लगती है। काइने ने नॉनशैलेंटली जवाब दिया, ऑफ कोर्स नॉट। तुम एक डेमोनिक सॉर्ड हो, तुम ऐसा क्यों कहोगी? करुम ने जवाब दिया, तो मेरा इस्तेमाल करो, डैमिट।
उसने चिल्लाकर कहा कि उसे स्ट्रेंथ गेन करने के लिए ब्लड की जरूरत है। उसने कॉप्स को देखा और एक घूंट लेने की अनुमति के लिए बैक करते हुए अपनी टंग स्टिक यानी जीभ बाहर निकाली। कायने ने उसे वरी ना करने के लिए कहा और मर्डरस इंटेंट के साथ उससे कहा कि जल्द ही वो उसे अपने हार्ट्स कंटेंट तक यूज करेगा। उसने उसे इसके लिए लुक फॉरवर्ड करने के लिए कहा। करुम ने कंप्लेन की कि उसे उसी टाइम जगाना चाहिए था। थोड़ी देर बाद नॉर्थ वेस्ट में एक ओगर दिखाई दिया। ड्यूक ने उन्हें लाइन ऑफ डिफेंस सेटअप करने और ओगर को तुरंत टेक डाउन करने का कमांड दिया। उसने सभी से कहा कि किसी को भी अलाइव ना छोड़ें। नाइट्स ने रेस्ट्रेंट ऑफ सैल्वेशन शुरू करने के लिए चिल्लाया। हवा में एक ब्राइट येलो मार्क ने एरिया को इल्यूमिनेट कर दिया। ओगर्स के नीचे एक मैजिक सर्कल बना और उस सर्कल से रिस्ट्रेंट्स निकले, जिससे ओगर्स इमोबिलाइज हो गए। ड्यूक ने नाइट्स को अटैक करने का कमांड दिया। उन्होंने एरिया में ओगर्स को काट डाला। ओगर्स जोर से दहाड़े, लेकिन नाइट्स ने बहादुरी से अपना ड्यूटी किया। उन्होंने ओगर्स को आसानी से काट दिया। इस बीच सायन एक घोड़े पर सवार होकर उन्हें देख रहा था। उसके पीछे एमिली स्केयर्ड टू डेथ थी। वो रोते हुए टीयर्स बहा रही थी और यंग मास्टर से पूछ रही थी कि वो इस तरह की जगह पर क्यों आना चाहता है। गहराई से सायन को नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। ड्यूक ने उससे पूछा कि फ्रंट लाइंस में होना कैसा लगता है। सायन ने एडमिट किया कि वो थोड़ा नर्वस है। ड्यूक ने उसे कहा कि जैसा उसने ऑब्जर्व किया, उसे कभी नहीं पता चलेगा कि वो इस तरह की जगह पर कब मरेगा। उसने उसे एडवाइस की कि वो अपनी गार्ड कभी डाउन न करे। साइन ने जवाब दिया कि वो इसे माइंड में रखेगा। वो जानता था कि फ्रंट लाइंस में इस तरह की सिचुएशंस बहुत कॉमन थी। आमतौर पर दिन में 3 से 4 बैटल्स होती थीं और हर बैटल का अपना डिटेल्ड रिस्पॉन्स मैनुअल होता था। केपेबल नाइट्स को कोर के रूप में लेते हुए बेस कैंप पर फ्रंट लाइंस को पार करने की कोशिश कर रहे सभी मॉन्स्टर्स का टेक केयर किया जाता था। उसने ऑब्जर्व किया था कि जिस टीम में उसे असाइन किया गया था, वो सबसे पीछे के एरिया में थी जहां सबसे सेफ था। एरिया के गार्ड्स डिसिप्लिन थे और उसे करुम को फीड करने का कोई चांस नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि क्या उसे डिनर टाइम तक वेट करना होगा। उसने एमिली को ब्लैंकेट के नीचे कांपते हुए नोटिस किया। उसने जवाब दिया, क्या ड्यूक ने हमें नहीं बताया? हमें नहीं पता चलेगा कि हम कब और कहाँ मरेंगे। साइन ने पूछा, तुम पैकअप करके वापस क्यों नहीं जाती? वो जोर से चिल्लाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जा सकती हूँ जब मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती? मॉन्स्टर्स हर जगह हैं, अगर मैं भाग गई तो तुम्हारी केयर कौन करेगा? थोड़े से अनॉयंस के साथ उसने उससे कहा कि मूव हो जाओ क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। साइन ने उससे पूछा कि वो स्केप के बारे में जो उसने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन एमिली बिना कुछ कहे उसे टेंट में छोड़ गई। काइने अपने अनॉयंस को रोक रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो बस उसे चेज अवे कर देता तो क्या होता। उसे बिलीव नहीं हुआ कि वो अपने मास्टर के साथ ऐसा ट्रीट करती है। उस रात साइन ने बेड पर एक डॉल रख दी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। उसने उसे एक ब्लैंकेट से कवर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो बेड पर सो रहा है। उसने सोचा कि ये काफी है। एमिली ने उससे पूछा कि क्या वो इस जगह पर भी एक्सरसाइज करने की प्लानिंग कर रहा है। उसने कहा हाँ, और पूछा कि क्या उसने उसे जगा दिया। उसकी आंखें अभी भी बंद थी जब उसने उसकी डिलिजेंट होने की प्रेस की। उसने आगे कहा कि अगर ड्यूक को पता चला तो वो उस पर प्राउड होगा। उसने अपने हुड पहना और उससे कहा कि वो जा रहा है। उसने उससे कहा कि वो हमेशा की तरह चीज़ों का टेक केयर करे। जैसे ही वो टेंट से निकलने वाला था, उसने उसे ब्रीफ किया कि वो सो रहा था। सियोन जानता था कि चूंकि वे फ्रंट लाइंस में हैं, गार्ड ड्यूटीज स्ट्रेंथेंड हैं, मजबूत हैं। वो जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। अगर उसने वो चांस नहीं लिया तो फ्रीली मूव करना मुश्किल होगा। उसने अपनी स्किल थिक फॉग 3 मूव्स फॉग्स डिसेंट एक्टिवेट की। वो अपनी मेमोरी पर रिलाई कर रहा था और मॉन्स्टर्स से भरी जगह पर गया। ये कैम का उपयोग करने के लिए परफेक्ट प्लेस था। कैम ब्लड की स्ट्रॉन्ग सेंट पर एक्साइटेड हो गई। उसने अपने मास्टर से कहा कि उसे नहीं लगता कि वो होल्ड बैक कर सकती है। उसने उससे जल्दी मूव करने का अर्ज किया ताकि वो कुछ काट सके। कई हेलहाउंड मॉन्स्टर्स ने उन पर अटैक किया। काई ने उससे अग्री हुआ और उससे प्रॉमिस किया कि वे जैसा वो चाहेगी वैसा ही करेंगे। सियोन और करुम ने मॉन्स्टर्स को आसानी से काट दिया। वे स्पष्ट रूप से इस ब्लड बाथ का एंजॉय कर रहे थे। सियोन ने फॉग स्वॉर्ड रशिंग फॉग स्टॉर्म एक्टिवेट की और एक टॉर्नेडो की तरह चलते हुए कई मॉन्स्टर्स को काट दिया। कुछ मोमेंट्स बीत चुके थे। उसने मॉन्स्टर की कॉप्स में एक ट्यूब स्टिक किया। ट्यूब के एंड पर एक मग इंतजार कर रहा था। उसने इस मेथड से ब्लड ड्रेन किया और फिर फ्रेश ब्लड ड्रिंक किया। वो एक मैडमैन जैसा लग रहा था जब उसने कहा, दिस इज द स्टफ। करूम भी लेटेड थी। उसने कमेंट किया कि अवेक होने के बाद ये पहली बार है जब उसे इतना रिफ्रेश्ड महसूस हुआ। सियोन ने उससे कहा कि वे ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहेंगे। उसने उससे पूछा कि उसे क्या लगता है कि उन मट्स को मारकर उन्हें स्ट्रॉन्गर होने में कितना टाइम लगेगा। उन्हें हार्डली पता था कि कई हेलहाउंड्स उनके पीछे इकट्ठा हो गए थे। उसने मॉन्स्टर्स को सेंस किया। उसने करुम को एश्योर किया कि वरी ना करे
क्योंकि रात अभी युवा है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। करुम एक्साइटेड हो रही थी। ओगर हेल हाउंड्स, जाइंट क्रोकोडाइल्स, नाम बताओ। उसी रात कई नाइट्स द्वारा एस्कॉर्ट की गई एक कैरेज पहाड़ों में ट्रैवल कर रही थी। कैरेज के अंदर सिल्वर हेयर वाली एक लड़की थी। किसी को कहते हुए सुना जा सकता है कि फ्रंट लाइन्स बहुत डेंजरस हैं। कैरेज के अंदर की महिला ने लड़की के साथ सजेस्ट किया कि उन्हें वापस जाना चाहिए। लड़की ने उससे कहा कि वो उसके साथ एक चाइल्ड की तरह व्यवहार ना करे। उसने उससे कहा कि वो एम्पायर की रॉयल प्रिंसेस है। थोड़े से अनॉयंस के साथ उसने पूछा कि उसे कितनी बार याद दिलाना होगा कि वो अपने पिता को उनके टूर्स में असिस्ट करने की ड्यूटी से बंधी हुई है। उसने उसे वॉर्न किया कि अगर उसने फिर से इसका मेंशन किया तो वो मैड हो जाएगी। महिला ने जवाब दिया कि वो समझ गई और फिर न्यूज़ के साथ टॉपिक चेंज किया, कहते हुए कि वर्ड फैमिली का सबसे छोटा बेटा फ्रंट लाइन्स में है। उसने आगे कहा कि वो लगभग उसकी एज का होना चाहिए। प्रिंसेस ये सुनकर सरप्राइज्ड हुई कि ड्यूक वर्ट अपना सबसे छोटा बेटा लाया। उसकी अटेंडेंट ने उसे बताया कि ड्यूक वास्तव में बच्चे को लाने की योजना नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चे ने खुद वॉलंटियर किया। चूंकि वे एक ही एज के हैं, अटेंडेंट ने सजेस्ट किया कि प्रिंसेस और बच्चा गेट अलॉन्ग रहें। प्रिंसेस ने ऐसा एक्ट किया जैसे उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसने ये कहते हुए कॉन्वर्सेशन एंड की कि वो सोने जा रही है। अटेंडेंट ने उसकी विश को रिस्पेक्ट किया। कुछ हार्ट बीट्स के बाद प्रिंसेस ने बच्चे का नाम पूछा। अटेंडेंट ने जवाब दिया कि वो वर्ट है। उसने नाम दोहराया और इसका एक मेंटल नोट लिया। फिर प्रिंसेस का फेस रिवील हुआ। वाइफू कैंडिडेट नंबर 1 मिल गई। एक मॉन्स्टर को मारकर काट दिया गया। ड्यूक ने ऑर्डर दिया कि चेक करें कि क्या कोई इंजर्ड हुआ है। ड्यूक को रिपोर्ट किया गया कि सब ठीक है। ड्यूक ने उनकी हार्ड वर्क के लिए प्रेस की और सभी को वापस जाने का ऑर्डर दिया। ड्यूक ने चारों ओर देखा। उसने उस व्यक्ति को ऑब्जर्व किया जिसने आखिरी फ्लाइंग मॉन्स्टर को मारा था, जो कि सियोन था। ड्यूक ने सियोन से पूछा कि वो फ्रंट लाइन्स में कैसे एडजस्ट कर रहा है। सियोन ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया कि वो हर दिन कुछ नया सीख रहा है। ये वो नहीं था जिसकी ड्यूक ने एक्सपेक्ट की थी, क्योंकि उसने सोचा था कि सियोन जल्दी वापस जाना चाहेगा। उसने कमेंट किया कि उसके बेटे ने अब तक काफी इंड्योर किया है और उसने उससे कहा कि उसे उस पर प्राउड है। इससे सियोन कॉट ऑफ गार्ड हो गया। इससे पहले कि ड्यूक जाते, उन्होंने सियोन से कहा कि उसे कल सुबह उनसे कुछ बात करनी है। इसलिए वो चाहते थे कि वो सुबह जल्दी उनके टेंट पर आए। सियोन सरप्राइज था क्योंकि उसने पहले कभी अपने पिता की काइंडनेस नहीं देखी थी। रात आई और इसका एक एरी एटमॉस्फियर था। एक लॉन्ग बॉडी वाला एक मॉन्स्टर जमीन के नीचे से बाहर निकला। सौभाग्य से सियोन अपने पैरों पर क्विक था, इसलिए वो उससे बच गया। ये एक डेथ वॉर्म था। ये जाइगैंटिक था, जिसके बॉडी का एंड नुकीले दांतों से भरा था। ये आमतौर पर वैली में गहराई में दिखाई देता है। करुम ने कहा कि उसका मास्टर स्ट्रगल कर रहा होगा, इसलिए उसने इसकी बजाय टेक ओवर करने की ऑफर दी। लेकिन सियोन फूलिश नहीं था, क्योंकि वो उसकी स्कीम्स से अवेयर था। करुम ने डिनाई किया कि ये उसका इंटेंशन था। उसने प्रॉमिस किया कि वो बस थोड़ी देर के लिए इसका यूज करेगी, फिर वो उसे टेक ओवर करने देगी। डेथ वॉर्म के बॉडी की रफ सरफेस पर थोड़ा स्मोक था। काइने ने पॉइंट आउट किया कि डेथ वॉर्म किसी भी शालो इंजरीज को तुरंत रीजेनरेट कर देता है, इसलिए उस पर अटैक करना यूजलेस होगा। सियोन जानता था कि वो सही थी और उस रेट पर शायद उसे हमेशा के लिए कंटिन्यू करना पड़ सकता है। काइने को फ्रंट लाइन्स में आए हुए पहले ही 1 महीना हो चुका था। उसने अनगिनत डेमोनिक बीस्ट्स का ब्लड ड्रिंक किया था, लेकिन उसे लगा कि अभी भी काफी नहीं है। डेथ वॉर्म ने उस पर अटैक किया और सियोन ने सोचा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। उसने डिसाइड किया कि वो अभी के लिए करुम जो भी प्लान कर रही है, उसके साथ प्ले अलोंग करेगा। करुम वाइल्ड होने के लिए एक्साइटेड हो गई। उसने थिक फॉग, 9th फॉर्म, डेमोनिक स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट किया। करुम ने डिसाइड किया कि वो करुम की बस एक स्विफ्ट मूवमेंट से उसकी थिक स्किन को रिप कर देगी। डेथ वॉर्म को उसके बॉडी पर कई इंजरीज मिली। डेथ वॉर्म से खून बहने लगा। अगला स्किल एक्टिवेट हुआ फॉग स्वॉर्ड, 8th, फ्लटरिंग पेडल्स। वो डेथ वॉर्म के बॉडी के साथ स्लाइस करते हुए बहुत क्विक चला। डेथ वॉर्म अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा था। उसका ब्लड एरिया को शावर कर रहा था, जब तक कि उसका बॉडी पीसेज में कट नहीं गया। इस बीच ड्यूक की पार्टी ने एक मॉन्स्टर की कॉप्स की इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने नोटिस किया कि उसे मारे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। योकन ने नोटिस किया कि माना काफी इम्पोजिंग था। उसने अज्यूम किया कि ये किसी डीमन द्वारा किया जा सकता है। ड्यूक ने जवाब दिया कि अगर कोई डीमन इन्वॉल्व्ड है तो वे इसे ओवरलुक नहीं कर सकते। उसने सभी को एरिया का इंस्पेक्ट करने और कॉर्प्स को तुरंत बर्न करने का इंस्ट्रक्ट किया। ड्यूक ने इसे करीब से इंस्पेक्ट किया। चूंकि स्वॉर्ड के ट्रेसेस फेमिलियर लग रहे थे, उसने सोचा कि क्या ये डेजावू था। फिर उसे एलन ने कुछ देखने के लिए बुलाया। योलान ने एरिया को लाइट अप करने के लिए अपनी टॉर्च उठाई। ये एक डेथ वॉर्म की कॉप्स थी।
ड्यूक सरप्राइज्ड और क्यूरियस था कि एक डेथ वॉर्म को ऐसे किसने मार डाला होगा। ये वही डेथ वॉर्म है जिसे हमारे एमसी ने मारा था। उसने सोचा कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसके बारे में वो जानता था। डीमोनिक स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन करुण को बॉडी टेक ओवर करने देती है ताकि वो अपनी ट्रू पावर्स का यूज कर सके। लेकिन अगर सियोन अपनी गार्ड डाउन करता है तो वो पूरी तरह से सियोन पर टेक ओवर कर सकती है। यही कारण है कि सियोन ने सोचा कि करुण को सिर्फ एक मॉन्स्टर टेक डाउन करने देना वास्तव में इनसेन है। वो पूरे बॉडी में शोर महसूस करते हुए उठा। उसने सोचा कि एक अच्छी बात थी कि उसने वो सारा डिमोनिक बीस्ट ब्लड ड्रिंक किया। अगर ये 1 महीने पहले होता तो उसका बॉडी टूट जाता। करुण ने अचानक कहा कि उसे अब सब कुछ मिल गया है। सियोन समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा। उसने एक्सप्लेन किया कि ये बस आउटर अपीयरेंस है जो एक बच्चे की है, लेकिन वो एक बच्चे की तरह एक्ट या टॉक नहीं करता। करुण ने नोटिस किया कि जिस लेवल पर उसने उसे हैंडल किया वो एक फर्स्ट टाइमर के लिए बहुत प्रोफिशिएंट यानी कुशल है। वो लेमा वैली की पूरी ज्योग्राफी भी जानता था और उसकी स्वॉर्ड टेक्निक्स मिस्ट्स की थीं। ये ऐसा था जैसे उसने कम से कम 30 साल ट्रेन किया हो। साथ ही सियोन ने रिवील किया कि वो एक बार पहले ही मर चुका है, जिससे करुण को यकीन हो गया कि वो एक रिग्रेसर है। सियोन ने उसे ऐसे देखा जैसे वो एक फूल हो। उसने उससे पूछा कि क्या ये इम्प्लाइड यानी अप्रत्यक्ष रूप से नहीं था जब उसने उसे बताया कि वो पहले ही मर चुका है। उसने सोचा कि उसने इसे काफी ऑब्वियस बना दिया था। करुण डम फाउंडेड यानी हक्की बक्की रह गई, फिर मैड हो गई और उस पर चिल्लाई, ये पूछते हुए कि ये ऑब्वियस कैसे था जब उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। काइन ने जवाब दिया कि वो उसके लिए बहुत लेजी था। करुण ने टॉपिक चेंज किया और कमेंट किया कि काइन को मारना मुश्किल रहा होगा। उसके पास कुछ थ्योरीज हैं कि उसके साथ क्या हुआ। उदाहरण के लिए उसे ड्यूरेंड आर्क के ओनर ने मार दिया था और 2 पॉसिबिलिटीज थीं, या तो उसे ड्यूअल में मार दिया गया था या बिट्रे किया गया था। उसे एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिंग था कि ये बाद वाला था। काइन ने पूछा क्यों। उसने एक्सप्लेन किया कि वो होली स्वॉर्ड को ऐसे देखता था जैसे उसने उस पर कदम रखा हो। अगर वो इससे नहीं बता पाती तो वो एक इडियट होती। फिर उसने निष्कर्ष निकाला कि सियोन का गोल रिवेंज रहा होगा। उसने उसे कुछ एडवाइस दी। अगर वो उसे फॉल्टरिंग या लूजिंग होते हुए पकड़ती है तो वो उसे स्वॉलो कर लेगी। उसने उसके हेड पर स्मैक मारा और उसे अपनी प्लेस जानने की याद दिलाई, क्योंकि वो कोई इडियट नहीं था। करुण जमीन पर डिजी रह गई। अपने हेड में काइन ने रिमार्क किया कि वो बिल्कुल नहीं बदली है। वो पिछली लाइफ में जैसी थी बिल्कुल वैसी ही थी। काइन फिर टेंट से बाहर निकल गया। उसने चारों ओर देखा और सोचा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये केओटिक लग रहा था। एमिली ने जल्दी से उसे ग्रीट किया। उसने उससे पूछा कि कुछ हुआ है। एमिली ने रिपोर्ट किया कि वैली के एंट्रेंस के पास हाई लेवल मॉन्स्टर पाए गए हैं। सियोन थोड़ा नर्वस था, ये सोचते हुए कि वो डेथ वॉर्म के बारे में बात कर रही होगी। एमिली ने आगे कहा कि कैंप्स के पास हाई लेवल मॉन्स्टर को देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। काइन ने पूछा कि क्या उसे कुछ और पता है, कुछ जिसने उसे कंफ्यूज कर दिया हो। फिर उसने पूछा कि क्या कुछ और है, जैसे किसी सस्पिशियस पर्सन को देखना या सियोन के बारे में कुछ। लेकिन इससे पहले कि एमिली जवाब दे पाती, ओकन ने यंग मास्टर को बुलाया। उसने उसे इन्फॉर्म किया कि ड्यूक उसे तुरंत मिलना चाहता है। सियोन थोड़ा नर्वस था। उसने अज्यूम किया कि उसके फादर ने नोटिस किया होगा कि मॉन्स्टर्स को उसी ने मारा था। ड्यूक ने उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया। सियोन वरिड था कि उसे कल के इंसिडेंट के बारे में पूछा जाएगा। ड्यूक ने उसे सीट टेक करने के लिए कहा। सियोन सीरियस और नर्वस लग रहा था, ड्रेडफुल कॉन्वर्सेशन को एंटिसिपेट कर रहा था। वो इस बारे में हार्ड थिंक कर रहा था कि वो किस तरह का एक्सक्यूज बनाएगा। ड्यूक ने उससे कहा कि वो डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। उसने काइन से पूछा कि वो कल रात क्या कर रहा था। काइन ने जवाब दिया कि वो थका हुआ था, इसलिए जल्दी बेड पर चला गया। ड्यूक को यह सस्पिशियस लगा क्योंकि स्वॉर्ड के ट्रेसेस ने उसे सियान की स्वॉर्ड टेक्निक की याद दिलाई। ड्यूक सोचने लगा कि शायद वो बस ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा सोच रहा था। सियोन ने पूछा कि ड्यूक ने उससे इसके बारे में क्यों पूछा। ड्यूक अपने थॉट्स में एब्जॉर्ब था। उसने खुद को रैशनलाइज किया कि सियोन जैसे छोटे बच्चे के लिए डेथ वर्म को मारना इम्पॉसिबल था। अपने पिता को डिस्ट्रैक्टेड देखकर उसने उनका अटेंशन बुलाया। उसके पिता ने अज्यूम किया कि सियोन पहले से ही जानता था कि कल रात क्या हुआ था। उसने इस पर और लुक इनटू करने का डिसाइड किया और सस्पेक्ट किया कि ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन मिस्ट का काम था। सियोन ने प्रिटेंड किया कि ये पहली बार है जब उसने मिस्ट के बारे में सुना है। ड्यूक ने फिर एक्सप्लेन किया कि मिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करता आया है। वे अपने गोल्स को नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने प्यूरिफिकेशन के एक्सक्यूज के तहत अनगिनत नोबल्स को असैसिनेट किया है।
वे जहां भी होते हैं ब्लैक फॉग पीछे छोड़ने के लिए इनफेमस हैं। एक दिन वो डिसअपियर हो गए। उन्हें आखिरी बार 100 साल पहले देखा गया था। लेकिन कल रात डेथवर्म की कॉप्स ब्लैक फॉग में ढकी हुई थी। ब्लैक फॉग अरु, गॉड ऑफ डार्कनेस द्वारा छोड़ा गया ट्रेस है, वही गॉड जिसकी मिस्ट वर्शिप करती है और जो उनकी पावर का सोर्स है। ड्यूक का ये अजम्पशन है कि मिस्ट ही था जिसने डेथवर्म और अन्य डिमोनिक बीस्ट्स को मारा। गहराई से काइने अपने पिता की कल्प्रिट को पिन पॉइंट करने की एबिलिटी से अमेज था। ऑर्गेनाइजेशन को आखिरी बार 3 सदियों पहले देखे जाने के बावजूद ड्यूक ने एडमिट किया कि उन्हें मिस्ट के अचानक अपीयरेंस के बारे में कोई क्लू नहीं था। इसलिए उसने सियोन को केयरफुल रहने की एडवाइस दी। फिर भी ड्यूक ने इसके बारे में एम्पायर को नोटिफाई करने और आगे इन्वेस्टिगेट करने की योजना बनाई। इसके साथ ही सियोन ने अज्यूम किया कि उसके पिता ने उसके माइंड में बिलीव किया। ड्यूक ने सोचा कि इतने छोटे होने पर सियोन का ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होना नो सेंस, यानी समझ में नहीं आता। ड्यूक ने टॉपिक कंक्लूड किया और फिर सियोन से पूछा कि क्या वो जानता है कि आज उनसे कौन मिलने आ रहा है। सियोन ने जवाब दिया कि उसने सुना था कि उसके मजेस्टी आ रहे हैं, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये आज ही था। ड्यूक ने उससे इसके संबंध में एक फेवर पूछा। सियोन ड्यूक द्वारा फेवर मांगने पर थोड़ा नर्वस था। कुछ मोमेंट्स बाद हॉर्न बजा, जिसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ कि उसके मजेस्टी एम्परर आ गए हैं। ड्यूक सहित सभी नाइट्स उसके मजेस्टी का ग्रीट करने के लिए रिस्पेक्ट के साइन के तौर पर घुटनों पर थे। एम्परर ने एक्साइटेडली ड्यूक को उसके पहले नाम से पुकारा। उसके मजेस्टी अपने घोड़े से उतरे, अपने घुटनों को झुकाया, ड्यूक के कंधे पर टैप किया और उससे कहा कि वो इतना पोलाइट ना हो क्योंकि वे पुराने दोस्त थे। एम्परर ने काइने को देखा और उसके प्रति इनडिफरेंट थे। काइने ने उसके मेजेस्टी को ग्रीट किया और अपना इंट्रोड्यूस किया। एम्परर ने रिमार्क किया कि काइने जैसे छोटे लड़के का इस तरह के एनवायरनमेंट में रहना इस बात का प्रूफ है कि ड्यूक के बच्चे ऑर्डिनरी बच्चों से अलग थे। काइने का गूफी फेस दिखाई दिया जब उसने उस फेवर के बारे में सोचा जो ड्यूक ने पूछा था। वो पहले स्केर्ड था, लेकिन ये बस ड्यूक के बेटे के तौर पर उससे अपील करना था। अपनी पास्ट लाइफ में जब भी एम्परर आते थे, काइने हमेशा मैंशन में कूप्ड अप यानी बंद रहता था। अब सियोन अपने पिता के ट्रस्ट से डीपली टच्ड था। उसके मेजेस्टी ने उनसे कहा कि वो किसी और का भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। एक यंग लेडी कैरेज से बाहर निकली। उसने खुद को यूसेफ एम्पायर की 5th प्रिंसेस के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उसका नाम आर्यन स्यूज था। सियोन को याद आया कि वो ट्रेजिक 5th प्रिंसेस थी। थोड़ी देर पहले ड्यूक ने काइने पर यह ट्रस्ट किया था कि वो प्रिंसेस एरन को दिन के लिए एस्कॉर्ट करे। जब ड्यूक ने उसे ये बताया तो सियोन को कोई आइडिया नहीं था कि ड्यूक ने उसे ये कैसे अश्योर किया कि वो किसी भी चीज़ के बारे में वरी ना करे, क्योंकि उसे बस उसकी कंपनी कीप करनी थी। ड्यूक ने प्रिंसेस को काइने की ही उम्र का बताया और वे एकेडमी एंटर करने पर एक दूसरे को और ज़्यादा देखेंगे। काइने को अपनी पास्ट लाइफ में उसे देखना याद आया। क्लासेस के बीच में ड्यूक ने उससे कहा कि रॉयल फैमिली के किसी व्यक्ति से अक्वेंटेड होने में कोई हार्म नहीं है। उसने एक्सप्रेस किया कि वे चाहते थे कि वो इसके साथ गेट अलोंग करे। इंटरनली काइने रियली ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने पिता के इंटेंशंस को अंडरस्टैंड करता था। ड्यूक वे शायद ये विश की होगी कि वे वैसी ही फ्रेंडशिप डेवलप करें जैसी ड्यूक की एम्परर के साथ थी। लेकिन काइने ने सोचा कि ड्यूक ने इसके लिए रॉन्ग पर्सन को चुना। प्रिंसेस एरन उसकी फ्रेंड नहीं बन सकती। हालांकि सियोन कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि ये फ्यूचर केवल उसे ही पता था, लेकिन उसे ये एनोइंग लगता था। लेकिन उसने अभी के लिए ओबीडियंट रहने का डिसाइड किया। जब प्रिंसेस एरन ने बात करना शुरू किया तो उसने पे अटेंशन किया। प्रिंसेस ने पूछा कि रिवर लाल क्यों है। सियोन ने कंफर्म किया कि क्या वो ब्लड रिवर के बारे में बात कर रही है। सियोन ने एक्सप्लेन किया कि ये एक स्ट्रीम है जो पूरी लिमिया वैली से बहती है। पानी के लाल होने का कोई कॉम्प्लेक्स रीजन नहीं है। डिमोनिक बीस्ट्स जो बूढ़े या इंजर्ड हैं और अब सर्वाइवल के लिए दूसरों के साथ फेयरली compete नहीं कर सकते, वे सहज रूप से ब्लड रिवर में कूद जाएंगे। डिमोनिक बीस्ट्स के कॉप्सेस और बॉडीली फ्लूइड्स फिर रिवर में मेल्ट हो जाएंगे, जिससे माना द्वारा डिकॉम्पोजिशन से ये लाल हो जाएगा। प्रिंसेस का शॉक्ड गूफी एक्सप्रेशन था जब उसे पता चला कि ये एक ऐसी रिवर है जहां पर सभी डिमोनिक बीस्ट्स के बॉडीली फ्लूइड्स और कॉप्सेस हैं। सियोन ने नॉनशैलेंटली आगे कहा कि डिमोनिक बीस्ट्स इसमें ड्रिंक करते हैं और वॉश करते हैं। उसने प्रिंसेस से कहा कि ये बहुत डिस्गस्टिंग है, इसलिए उसने उसे इसमें ना जाने की एडवाइस दी। प्रिंसेस का डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन था जब उसने पूछा कि रिवर के एंड में क्या है। सियोन ने जवाब दिया कि ये डीमन रेल्म है। प्रिंसेस बहुत शॉक्ड थीं। वो कंफर्म करना चाहती थी कि क्या ये सच में वो जगह है जहां पर डीमंस रहते हैं। काइने ने एक फनी डेवलिश ग्रिन के साथ उसे टीज करने का डिसाइड किया।
उसने उससे कहा कि अगर वो रिवर का फॉलो करती रही तो वो डीमन किंग से भी मिल सकती है। प्रिंसेस हॉरिफाइड थी। अपने हेड में काइने जानता था कि कोई भी सेन पर्सन ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसे उसका मजाक उड़ाना अम्यूजिंग यानी मनोरंजक लगा। अचानक एक ब्राइट लाइट दिखाई दिया जिसने उन सभी का अटेंशन खींचा। प्रिंसेस ने पूछा कि वो क्या था। काइने ने एक्सप्लेन किया कि ये वेस्ट में 3rd सेंचुरी पोस्ट था। एक येलो लाइट इनकमिंग डिमोनिक बीस्ट्स का सिग्निफाई यानी संकेत देता है। प्रिंसेस ये सुनकर सरप्राइज्ड हुई कि वहां डिमोनिक बीस्ट्स हैं। ड्यूक ने तुरंत एम्परर को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया और गार्डियन नाइट डिवीजन ट्रूप्स उसके साथ वेस्ट में 3rd सेंचुरी पोस्ट जाएंगे। एम्परर ने ड्यूक से कहा, डोंट बी लाइक दैट वर। ड्यूक कंफ्यूज्ड था। उसने एम्परर से पूछा कि क्या उसने सोचा कि वो वहां हाइक के लिए था। उसने आगे कहा कि वो बोर्ड महसूस कर रहा था और अपनी बात प्रूव करने के लिए एम्परर ने अपनी स्वॉर्ड अनशीथ यानी म्यान से बाहर निकाली। ड्यूक ने आह भरी और एम्परर की विशेष को एक्सेप्ट किया। एम्परर ने अपने नाइट्स को ऑर्डर दिया कि वो डिमोनिक बीस्ट रेड में शामिल होंगे। उसने उन्हें कमांड किया कि वे रेड एंड होने तक डिमोनिक बीस्ट्स को मारने पर फोकस करें। ड्यूक ने सियन को ज्वाइन होने का ऑर्डर दिया, जिस पर सियन तुरंत अग्री हो गया। प्रिंसेस ने उससे पूछा कि क्या वो डिमोनिक बीस्ट्स से अड़ सकता है। सियन ने हाँ में जवाब दिया और बताया कि वो अभी भी पीछे से सपोर्ट कर रहा होगा। उसने प्रिंसेस से शेल्टर में वापस जाने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से प्रिंसेस ने उसके साथ जाने की डिमांड की। अपने हेड में सियन ने सोचा कि वो बच्चा क्या कह रहा है। प्रिंसेस ने इंसिस्ट किया कि वे एक ही एज के हैं, इसलिए वो भी आ सकती है। एक बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ उसने उससे कहा कि बैटल में लोग मरते हैं और उसने एम्फसाइज किया कि ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है। प्रिंसेस अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटी। सियन अपनी अनॉयंस को रोक रहा था जब उसने यूलेन को बुलाया। यूलेन आया और कहा कि वो रॉयल नाइट्स को सब्स्टिट्यूट करेगा और हर हाइनेस को कैंप्स में सेफ्टी तक एस्कॉर्ट करेगा। यूलेन ने प्रिंसेस को जाने के लिए इनवाइट किया। प्रिंसेस ने उसे डरते हुए देखा। उसने अपनी उंगली सियन की ओर पॉइंट की और उसे इम्प्यूडेंट कहा, क्योंकि उसने एक प्रिंसेस के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की। वो उसके पास गया। उसकी आंखें खुली थीं और उसकी आवाज फर्म थी जब उसने उससे कहा कि उसकी स्टबर्ननेस की वजह से दर्जनों नाइट्स मर सकते हैं। उसने आगे कहा कि एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन उसका फेट डिसाइड कर सकता है, वॉर में मरना या सरवाइव करना। अत्यधिक इंटिमिडेटिंग होते हुए उसने उससे पूछा कि क्या वो इन सभी लाइव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। प्रिंसेस टीयरी आइड हो गई। जब वो जाने वाला था तो उसने उससे कहा कि अगर वो एक बच्चे की तरह रोने वाली है तो वापस चली जाए। प्रिंसेस, यूलेन और मेड वहीं खड़े रह गए। मॉन्स्टर्स एरिया में थे और ये एक जॉयंट स्लाइम जैसा लग रहा था जिसने कई ह्यूमंस को गॉबल्ड अप कर लिया था, यानी कि निगल लिया था। ड्यूक ने उन्हें फॉल बैक करने का ऑर्डर नहीं दिया। जब वो मॉन्स्टर के करीब थे, उसने सभी को हॉल्ट करने का इंस्ट्रक्ट किया ताकि वो फॉर्मेशन में वापस आ सकें। फिर उसने कमांड किया कि सभी अपनी मैजेस्टी की प्रोटेक्ट करें और सभी मॉन्स्टर्स को मार डालें, एक को ना बख्शें। पूरे हाई स्पिरिट्स में सब मूव करने लगे। सियन ने ऑब्जर्व किया कि यसिफ एम्पायर के एम्परर की 2 पत्नियां थीं। डायना क्विग्जल पहली पत्नी थी, लेकिन अब वो मर चुकी है। कैसेंड्रा नेपली दूसरी पत्नी है और एम्पायर की प्रोमिनेंट जुडिशियरी यानी प्रमुख न्यायपालिका मानी जाती है। पूर्व एम्प्रेस ने पहली और दूसरी प्रिंसेस को जन्म दिया और वर्तमान एम्प्रेस ने तीसरे प्रिंस और चौथे प्रिंस को जन्म दिया। हालांकि आर्यन सेस, 5वीं प्रिंसेस, किसी पेजेंट मिस्ट्रेस यानी किसान मालिकन से पैदा हुई एक बास्टर्डाइज्ड डॉटर थी, यानी नाजायज बेटी। लोग उसे उसके मिक्स्ड ब्लड के कारण एक स्क्वेयर क्रो ऑफ अ प्रिंसेस यानी राजकुमारी का बिजूका मानते थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी कि दूसरे उसे कैसे समझते हैं। उसने रॉयल फैमिली के एक पार्ट के रूप में अपना ड्यूटी फुलफिल किया और किसी और से ज्यादा अपनी स्टडीज के लिए डिवोट किया। हालांकि उसे उन लोगों ने ट्रीजन के लिए फ्रेम किया जो उससे नाराजगी रखते थे और उसे रॉयल फैमिली और एम्पायर से बाहर निकाल दिया गया। रूमर फैली कि वो एक आइलैंड पर एक डिजीज से अकेले मर गई। इसकी वजह से लोगों ने उसे ट्रैजिक प्रिंसेस कहा। अगर उसे बिट्रे नहीं किया गया होता तो वो एक हैप्पी लाइफ जी सकती थी। उसके लिए बिना किसी अम्बिशन के जीना बेहतर होता। करूमाई और कहा कि यही है जो ड्यूक उसे उसकी पास्ट लाइफ के बारे में बताता रहा था। सियन ने एक्सप्लेन किया कि यह अलग है क्योंकि प्रिंसेस को रॉयल पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा था। एक मॉन्स्टर पर बिजली गिरी। उसने थोड़ी दूरी से कई और लाइटनिंग स्ट्राइक्स देखे। सियन ने कमेंट किया कि एम्परर एक स्किल्ड पर्सन है।
एम्परर के पास होली लाइटनिंग नाम की एबिलिटी थी। कई लाइटनिंग जमीन पर गिरी और मॉन्स्टर्स को मार डाला। एम्परर डियानी पब्लिक में मैजिक रैंक में स्टार के लिए जाने जाते हैं। अगर वो एम्परर नहीं बने होते तो शायद वो मेज एसोसिएशन के हेड होते। कायने के चेहरे पर एक फनी एक्सप्रेशन था जब उसने सोचा कि एक इंटरमीडिएट रैंक्ड डिमोनिक बीस्ट एम्परर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने ये भी सोचा कि एम्परर बस उनका हॉबी है। उस छोटी सी बैटल के बाद एक एक्सपेंसिव लिकर परसी गई और एम्परर ने कमेंट किया कि उन्हें अपने फ्रेंड वर के साथ ड्रिंक शेयर किए हुए टाइम हो गया था। लेकिन उसके मेजेस्टी को काफी लोनसम महसूस हो रहा था क्योंकि वो अकेले ड्रिंक कर रहे थे। ड्यूक ने अपोलोजाइज किया और एक्सप्लेन किया कि वो फ्रंट लाइंस पर ड्रिंक नहीं करते हैं। एम्परर ने एक्सप्रेस किया कि ड्यूक ने जब उनसे एम्पायर के करंट एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा तो उन्हें याद आया। उन्होंने बताया कि नोबल्स के असैसिनेशंस में हाल ही में स्पाइक यानी तेजी आई है और इससे बहुत एंग्जाइटी हो रही है। ड्यूक ने पूछा कि क्या उन असैसिनेशंस में कोई पैटर्न है। एम्परर ने जवाब दिया, यस, सभी असैसिनेटेड नोबल्स करप्ट ऑफिशियल्स थे और सभी मर्डर सीन्स पर ब्लैक फॉग मौजूद था। एम्परर ने पूछा कि क्या ड्यूक को कोई आइडिया है। ड्यूक ने बताया कि उन्हें बैटल फ्रंट पर उनके ट्रेसेस मिले हैं। ऐसा लग रहा था कि मिस्ट फॉलोअर्स फिर से मूव करने लगे हैं। एम्परर ने जवाब दिया कि ये सेंस बनाता है, लेकिन ड्यूक को इसमें और लुक इनटू करने का इंस्ट्रक्ट किया। एम्परर ने एक्सप्रेस किया कि उन्होंने गार्बेज का टेक केयर करने के लिए ड्यूक की अप्रिशिएट किया, लेकिन वो लोगों को और एंग्शियस होते हुए सिट बाय एंड वॉच यानी देखकर चुप नहीं रह सकते। एम्परर ने बताया कि उन्हें कुछ और कंसर्न है। ये इसलिए था क्योंकि कुछ डैम नोबल ये ब्लैबरिंग कर रहा था कि सब कुछ पांचवी प्रिंसेस की फॉल्ट थी। ड्यूक वेरीफाई करना चाहता था कि क्या एम्परर का मतलब था कि कुछ लोग प्रिंसेस एरिन को उन इंसिडेंट्स से टाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्परर ने बताया कि उन्होंने इसे नॉनसेंस कहकर श्रग ऑफ करके उन्हें सप्रेस कर दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक ग्रुप है जो उसका यूज करना चाहता है। एम्परर ने ड्यूक से एक फेवर पूछा, एक एम्परर के तौर पर नहीं बल्कि एक फ्रेंड के तौर पर। उन्होंने उससे कहा कि अगर वो ड्यूक से पहले मर जाते हैं तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ड्यूक उस बच्चे का टेक केयर करे। विलियस वर्ट ने जवाब दिया कि वो हिज मैजेस्टीज ऑर्डर्स को कंप्लीशन तक कैरी आउट करेगा। एम्परर ने उन्हें थैंक यू किया। उस दिन बाद में बारिश शुरू हो गई और हर कोई अपने टेंट के अंदर था, जिसमें एमिली भी शामिल थी, जो कंफ्यूज थी कि क्या बस इतना ही था। सियान ने उससे पूछा कि वो और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। एमिली ने एम्फसाइज किया कि वो एक प्रिंसेस थी और उसने उसे बस ऐसे ही छोड़ दिया। एमिली ने कमेंट करते हुए उसे डांटा कि अगर उसके माइंड में ऐसा चलता रहा तो उसकी कभी मैरिज नहीं होगी। सियोन ने सोचा कि उसने जो किया वो कोई डेट भी नहीं था। वो जाने वाला था और अपने जाने के दौरान एमिली को सब कुछ एंट्रस्ट कर दिया। एमिली ने पूछा कि क्या वो सच में फिर से ट्रेन करने जा रहा है। सियोन ने उसे अश्योर किया कि ये ठीक है। उसे शायद ही पता था कि कोई उसके टेंट के बाहर खड़ा था। एमिली उसे देखकर सरप्राइज हुई। उसने पूछा कि वो कौन है। इस लड़की ने अपना हुड रिमूव किया और सियोन से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। ये प्रिंसेस एरिन थी और उसने सियोन को चैट के लिए इनवाइट किया, अगर वो बिजी नहीं था। एमिली हर हाइनेस को देखकर पम्ड अप हो गई। वो एक फैन गर्ल जैसी लग रही थी। वे टेंट के अंदर गए, बाहर रॉयल नाइट्स उसकी गार्ड कर रहे थे। प्रिंसेस एरिन ने पूछा कि सियोन को वहां आए हुए कितना लॉन्ग टाइम हो गया है। उसने बताया कि 1 महीना हो गया है। उसने उससे पूछा कि वो उससे मिलने क्यों आई। प्रिंसेस एरिन जवाब देने में हेजिटेट कर रही थी। फिर उसने पूछा कि क्या मेड को थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज्ड यानी बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि वो डोपी आइस से घूर रही थी। सियोन ने उससे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को कहा। एमिली बाहर चली गई और उसका स्टेटमेंट कि उन्हें एक साथ गुड टाइम बिताना चाहिए उन दोनों को कंफ्यूज कर गया। फिर वो पूरी तरह से चली गई। मजेदार बात यह है कि अपने हेड में सियोन ने सोचा कि 10 साल के बच्चे के साथ गुड टाइम बिताना एक बिग नो था। प्रिंसेस आयरन ब्लश्ड हो गईं जब उसने पहले जो हुआ उसके लिए अपोलोजाइज किया। उसने एडमिट किया कि उसके एक्शंस एक प्रिंसेस के लिए अनबिफिटिंग यानी अनुचित थे। सियोन ने उसे अश्योर किया कि इसके बारे में वरी ना करे। उसने उससे रूड होने के लिए अपोलोजाइज किया। वो हंसी और एक्सप्रेस किया कि अगर वो उसकी जगह होती तो वो भी ऐसा ही कहती। उसने कमेंट किया कि उसकी तरह सियोन को बहुत से लोग एक्नॉलेज करते हैं और वो बहुत मैच्योर है। उसके वर्ड से सियोन उसकी पर्सनालिटी को समझ गया। प्रिंसेस एरन ने पूछा कि क्या वो भी एकेडमी एंटर कर रहा है, और वो फ्रेंडशिप ऑफर करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस फिनिश कर पाती, कायेन ने अपोलोजाइज करते हुए उसे बीच में ही काट दिया और उससे कहा कि उसे बिलीव है कि वो उसके लिए कोई हेल्प नहीं करेगा। ये सुनकर प्रिंसेस टू द कोर रैटल्ड यानी बुरी तरह हिल गई। फिर उसने उससे कहा कि अगर वो फ्रेंड्स बनाने के लिए यहाँ है तो उसे बस चले जाना चाहिए।
प्रिंसेस एरन ने उससे कहा कि वो चाहती थी कि वे गुड टर्म्स पर रहें और उसके चेहरे से आंसू बहने के बावजूद वो हार्श हो रहा है। उसने उसे मेनेसिंग आउरा के साथ पूछा कि क्या वो उसे भी एक शेल ऑफ अ प्रिंसेस के रूप में देखता है। सियोन चुप रहा। फिर प्रिंसेस ये कहते हुए पीछे हट गई कि वो समझ गई कि उससे फ्रेंड्स बनने में कोई बेनिफिट नहीं है। फिर उसने अपना टाइम वेस्ट करने के लिए अपोलोजाइज किया। उसने एक्सप्रेस किया कि ये सोचकर कि वे कम से कम बात कर सकते हैं, वे शॉर्ट साइटेड यानी दूरदर्शी नहीं थी। फिर उसने उससे कहा कि वो सर एशल से पूरी तरह से अलग है। इससे सियोन की नर्व स्ट्रक यानी नब्स छू गई। इसने उसमें कुछ सर्टन फीलिंग्स इवोक किए। उसने उसकी आर्म ग्रैब की। प्रिंसेस एरन चिल्लाई, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम? लेकिन सियोन की आंखें मर्डरस थीं जब उसने पूछा कि वो उसके भाई को कैसे जानती है। उसने एक्सप्लेन किया कि वो उससे तब परिचित हुई थी जब वो पिछले साल रॉयल एकेडमी टूर कर रही थी और उसने उसे एडवाइस दी थी कि दूसरों की बातों की केयर ना करे और उसे बस एक प्रिंसेस के तौर पर अपनी रोल फुलफिल करनी चाहिए। अपने माइंड में सियान ने सोचा कि जैसे ये कोई एडवाइस हो। वो डेमोनिक बैस्टर्ड की पर्सनालिटी को किसी और से बेहतर जानता था। फिर उसने रियलाइज किया कि ये सब तब शुरू हुआ जब उसका भाई प्रिंसेस एरिन से मिला था। वो प्रिंसेस एरिन को ब्रिंग डाउन करने की प्लान का पर्टेन संदर्भ दे रहा था। सियान ने प्रिंसेस को वॉर्न किया, लेकिन उनकी कॉन्वर्सेशन एक जोरदार नॉइस से कट गई। तुरंत एमिली टेंट के अंदर दौड़ी। उसने उससे भागने के लिए कहा, लेकिन टेंट की रूफ पहले ही टूट चुकी थी और फिर एक अटैक से एक जोरदार इम्पैक्ट हुआ। नाइट्स ने कर्ज किया जब उन्होंने एक जाइगैंटिक ओगर को यंग मास्टर्स के टेंट में अपनी बैट लाइक वेपन स्विंग करते हुए देखा। वे यंग मास्टर की कंडीशन चेक करने के लिए जल्दी गए। एमिली ने जमीन में घुसे वेपन को देखा। उसके टीयर्स फेल किए क्योंकि वो वरी से भरी हुई थी। उसने जोर से यंग मास्टर को पुकारा। मॉन्स्टर के फीचर्स फिर रिवील हुए। ये एक जायंट ओगर जैसा लग रहा था। सीन फिर इस जगह की ओर शिफ्ट हुआ जहां एम्परर की आवाज सुनाई दी जब वो सरप्राइज थे। उन्हें अभी रिपोर्ट मिली थी कि उन एडवांस्ड रैंक्ड डेमोनिक बीस्ट ने बॉर्डर रीजन्स के रियर कैंप्स पर एम्बुश किया था और प्रिंसेस वहां थी जब ये हुआ था। एम्परर ने तुरंत इंपीरियल आर्मी में सभी को रियर कैंप्स की ओर जाने का ऑर्डर दिया। उनकी प्रायोरिटी प्रिंसेस की सेफ्टी सिक्योर करना है। एम्परर ने सोचा कि वो रियर कैंप में किससे मिलने जा रही थी। कई ओगर्स वहां थे। सियान, हमारा एमसी, अभी भी अलाइव था। वो उन्हें डेब्री के पीछे से देख रहा था। डेथ वर्म्स भी मिक्स में थे। वो एमिली, प्रिंसेस एरन और अन्य नाइट्स एक रॉक के पीछे छिपे थे। उन मॉन्स्टर्स को केवल वैली के डीपर रीजन्स में होना चाहिए, लेकिन उनके रियर कैंप में होने का मतलब है कि सियान ने एज्यूम किया कि कुछ चेंज हुआ होगा। उसने सोचा कि क्या ये उसकी वजह से था। एमिली ने उसका टेंशन बुलाया। वो सिसकी जब उसने सोचा कि वो सच में मर गया है। इससे उसने प्रॉमिस किया कि वो फिर कभी उसका साइड नहीं छोड़ेगी। इससे पहले टेंट की रूफ क्रैश हो गई थी। सियान तुरंत प्रिंसेस की प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी ओर भागा। सियान ने सोचा कि वो अपने दिनों में डीमन किंग को भी मार चुका है, तो क्या वो अब एकमात्र ओगर से मरेगा। प्रिंसेस एरिन कैंप पर नाइट्स के लिए वरिड थी। एमिली ने उसे अश्योर किया कि नाइट्स सच में स्ट्रांग हैं। उसने अपने टीयर्स रोके जब उसने खुद को ब्लेम किया कि उसके साथ आए नाइट्स अब डेंजर में थे क्योंकि वो रियर कैंप्स में गई थी। नाइट्स ने उसे अश्योर किया कि वो ठीक है और ये दिया गया कि वो एम्पायर के नाइट्स के तौर पर उसके प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा नाइट प्रिंसेस को अश्योर करने के लिए सेकंड मोशन में था। स्पॉइलर अलर्ट, ये आदमी के आखिरी शब्द थे। सियान ने कुछ सेंस किया और उसने तुरंत सभी को मूव करने के लिए चिल्लाया। नाइट कंफ्यूज था। वो नहीं जानता था कि ओगर का हाथ उसे पकड़ने वाला था। हाथ ने नाइट को इतना स्क्वीज किया कि वो खून खांसने लगा। उस हाथ का ओनर एक जाइगैंटिक मिनेसिंग ओगर है। प्रिंसेस हॉरिफाइड थी। काइन तुरंत उसके सामने कूदा और उसे वापस जाने का ऑर्डर दिया। ओगर मुस्कुराया। सियान ने अपनी सस्पेशन कंफर्म कर ली थी। ओगर उसी के पीछे था। उसने उनसे कहा कि वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा जबकि वो प्रिंसेस के साथ भाग जाएंगे। एमिली ने पैशनेटली जवाब दिया, ओके। और ये कॉमिकल था कि इसने सियान को डम्बफाउंडेड छोड़ दिया। एमिली ने प्रिंसेस को पकड़ा और उसने नाइट से पूछा कि वो बस वहां क्यों खड़ा था। यह कॉमिकल था कि सियान इस लड़की की ईगरनेस से थोड़ा अनॉयड था। ओगर ने जोर से दहाड़ते हुए सियान का अटेंशन डिमांड किया। हमारे एमसी ने अपनी स्वॉर्ड अनशीथ की। वो ऊंचा कूदा और ओगर को उसकी आर्म में स्लैश कर दी। इससे करुम ने सोचा कि एडवांस रैंक डेमोनिक बीस्ट्स उसकी ओर क्यों अट्रैक्टेड हैं। ऐसा लगा जैसे उन्हें उसमें से कुछ स्मेल आ रही थी। करुम हंसी। उसने कहा कि उसने स्ट्रांग बनने के लिए अनगिनत डेमोनिक बीस्ट्स का ब्लड ड्रिंक किया और इसलिए उसमें उनकी स्मेल आ रही है। ये अजीब होता अगर वो उसके पीछे नहीं आते। सियान सरप्राइज था और थोड़ा अनॉयड कि करूम को इसके बारे में पता था और उसने उसे अभी बताया। करूम उस पर मुस्कुराई और पूछा कि क्या वो भूल गया कि वो उसकी बॉडी चाहती थी। हमारा एमसी उसे कसकर पकड़ लेता है और वो कराहती है।
और फिर काइन ने एक कॉम्बैट स्टांस अज्यूम की। करूम ने पूछा कि वो क्या कर रहा है और रिक्वेस्ट की कि उसके साथ बेहतर व्यवहार करे, जिस पर काइन ने जवाब दिया, शट अप। वो उस फेरोशियस ओगर के सामने खड़ा हुआ और कहा कि उसे परवाह नहीं है कि कितने मॉन्स्टर्स उस पर आएंगे। उसने अटैक किया, जबकि ओगर ने भी ऐसा ही किया, लेकिन वो क्विक था और ओगर को हिट करने का मौका मिलने से पहले ही उसकी आर्म स्लाइस कर दी। ओगर दर्द के मारे जोर से दहाड़ा और फिर उसने एक और अटैक फॉलो किया। उसके अटैक्स एंड हुए और ओगर को अपनी डिफीट का सामना करना पड़ा। सियान ने सेंस किया कि अब कोई नहीं देख रहा था, इसलिए उसने कुछ एडवांस रैंक्ड डेमोनिक बीस्ट ब्लड पीने का डिसाइड किया। करूम उस फीस्ट पर एक्साइटेड हो गई, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे शॉक्ड कर दिया। एक बड़ा पर्पल क्लॉ क्लिफ के किनारे पर उतरा। ये एक डेविल ड्रैगन का था। डेविल ड्रैगन जोर से दहाड़ा। उसने कहा कि ये अभी भी एक बेबी है और उसने उसे स्मेल किया होगा, लेकिन काइन को परवाह नहीं थी कि ड्रैगन वहां क्यों था। उसने डेमोनिक स्वॉर्डमैन स्किल एक्टिवेट की। उसके लिए जो मैटर करता था वो था उस डेविल ड्रैगन को पकड़ना। अब जब करूम उसका बॉडी कंट्रोल करती है, उसने कहा कि उसे उस ड्रैगन को पकड़ना है, लेकिन उसने खुद को करेक्ट किया और उससे कहा कि वो उसे ईट करे। इस बीच दूसरे ओगर्स ने एम्परर की लाइटनिंग का सामना किया। ओगर गिर गया और एम्परर ने अरू से पूछा कि क्या वो आखिरी ओगर था। ड्यूक ने जवाब दिया कि ऐसा लगता है, लेकिन एम्परर प्लीज नहीं थे। उन्होंने प्रिंसेस और ड्यूक के बेटे के बारे में पूछा। ड्यूक ने अपोलोजाइज किया क्योंकि उन्हें टेंट के आगे कोई ट्रेसेस नहीं मिले। एम्परर ने उससे कहा कि ये ठीक है क्योंकि वो जानता था कि ड्यूक भी अपने बेटे के लिए वरिड था। ड्यूक ने जवाब दिया कि उसकी वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस मोमेंट में प्रिंसेस मैटर करती है। एम्परर के चेहरे पर एक फनी एक्सप्रेशन था, एक ऐसा जो ये दर्शाता था कि वो ड्यूक को डांटने वाले थे, लेकिन उन्होंने कमेंट किया कि ड्यूक कोल्ड यानी भावहीन हो रहा था। ड्यूक ने जवाब दिया कि एक वैसल को जानना चाहिए कि खुद का वॉच आउट कैसे करना है। एक नाइट ने रिपोर्ट किया कि उन्हें प्रिंसेस मिल गई है। एम्परर ने पूछा कि क्या वो सच में श्योर था। फिर प्रिंसेस दिखाई दी। एम्परर ने तुरंत उसका नाम पुकारा। उन्होंने उसे कंधे से पकड़ा और पूछा कि क्या उसे चोट लगी है, लेकिन प्रिंसेस एरिन पैनिक में थी क्योंकि उसने अपने पिता को इन्फॉर्म किया कि उन्हें जल्दी करनी होगी और उसे सेव करना होगा। एम्परर ने पूछा कि वो किसका रेफर कर रही है। प्रिंसेस एरिन रोने लगी जब उसने उन्हें बताया कि ये सियोन था और उसने खुद को ब्लेम किया। एम्परर के पीछे ड्यूक थे जिनकी पॉस्चर स्टिफ यानी कड़ी थी। एम्परर ने प्रिंसेस से काम डाउन होने और उन्हें बताने के लिए कहा कि क्या हो रहा है। ड्यूक एमिली के पास गए और एक डरावने एक्सप्रेशन के साथ पूछा कि क्या वो सियोन की मेड थी। ड्यूक ने उससे पूछा कि क्या सियोन को कुछ हुआ है। एमिली डर से कांप उठी। उसने पहले कभी ड्यूक को इतना डरावना नहीं देखा था। उसने हकलाते हुए एक्सप्लेन किया कि यंग मास्टर ने उन्हें भागने का टाइम देने के लिए बेट यानी चारे के रूप में एक्ट किया। ड्यूक की ब्राउज फरोड यानी भौहें सिकुड़ी। नाइट ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि उसे याद है कि सियोन की आखिरी लोकेशन कहाँ थी। उसने उनसे कहा कि अगर वे उसे परमिशन देते हैं तो वो यंग मास्टर को सेव करने के लिए दूसरों के साथ जाएगा। एम्परर ने वेलार से पूछा कि वो किसका वेट कर रहा है। उन्होंने उससे जल्दी करने के लिए कहा। ड्यूक मेनेसिंग लग रहा था जब उसने जवाब दिया कि वे ऐसा नहीं करने वाले हैं। प्रिंसेस एरन सरप्राइज थी। एम्परर ने पूछा कि क्या वो सीरियस है। ड्यूक ने पहले सिचुएशन का टेक केयर करने को प्रायोरिटाइज किया, क्योंकि अगर कैंप्स गिर गए तो डिमोनिक बीस्ट्स एम्पायर पर इन्वेड करेंगे। उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें तुरंत उस जगह को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए और मोर डेथ्स को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। एमिली के टीयर्स फेल जब उसने पूछा कि यंग मास्टर का क्या। नाइट ने अपने दांत पीसे। ड्यूक ने जवाब दिया कि सियोन ने प्रिंसेस इवैक्यूएट करने में मदद करके अपना ड्यूटी किया है और एक वैसल होना ऐसा ही होता है। एम्परर सलन थे। प्रिंसेस एरन ने भी खुद को ब्लेम किया। अचानक उन्होंने एक जोरदार मॉन्स्टर क्राई सुनी। ये जारी रहा और उन्होंने अपना अटेंशन अप हाई यानी ऊपर किया। उन्होंने स्काई में एक ड्रैगन को उड़ता हुआ देखा। प्रिंसेस एरन अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाई। ड्रैगन के ऊपर एक व्यक्ति था। करीब से देखने पर सियोन उड़ते हुए ड्रैगन के लेग को कसकर पकड़े हुए था। वो अजीब लग रहा था क्योंकि उसने उसे कसकर पकड़ा जबकि साइलेंटली यानी चुपचाप रो रहा था। ड्रैगन्स ऐसे क्रीचर्स हैं जो क्रिएटर के सबसे करीब हैं। वे बहुत रेयर और नोबल क्रीचर्स हैं। ह्यूमंस जैसे इंफीरियर बीइंग्स आसानी से उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। सियोन ने सोचा कि इतने हाई एंड माइटी क्रीचर से मिलना एक ऑनर है, लेकिन उसने सवाल किया कि उसे उन लोगों के ऊपर ही क्यों उड़ना पड़ा जिनसे वो नहीं देखना चाहता था। वो आर्यन के ऊपर से उड़ा। उसने सियोन का नाम चिल्लाया। उसकी मजेस्टी को बिलीव नहीं हुआ कि एक ड्रैगन दिखाई दिया और इसके ऊपर उन्होंने आरू से पूछा कि उसका बेटा एक ड्रैगन के ऊपर क्यों था। एम्परर पैनिक में थे, लेकिन आरू बस वहां खड़ा रहा। एम्परर ने उससे सवाल किया कि वो क्या कर रहा था और क्या वो उसे सेव नहीं करेगा।
सियोन इंटरनली कर्स्ड यानी मन ही मन कोसा, क्योंकि वो बस उसका ब्लड ड्रिंक करना चाहता था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। ईविल ड्रैगन दिखाई दिया। उसने करम से कहा कि उसे उसे ईट करना होगा। लेकिन रैंडम मॉन्स्टर्स का एक स्वाम यानी झुंड सियोन के सामने दिखाई दिया, जिस पर करम का पोजेशन था। सियोन ने उनसे कहा कि उसके पास वेस्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं है। फॉग स्वॉर्ड रशिंग फॉग स्टॉर्म एक्टिवेट हुई। कई मॉन्स्टर्स को एक साथ स्लाइस किया गया। वो ड्रैगन के ठीक सामने जमीन पर उतरा। उसने कहा कि ड्रैगन निश्चित रूप से पूरी तरह से ग्रोन नहीं है। ड्रैगन ने एक लेजर बीम रिलीज करने के लिए अपना मुंह खोला। ये एक बड़ा अटैक था और रास्ते में जमीन को शैटर कर दिया। काइने ने ड्रैगन से कहा कि पहली मुलाकात में उसके चेहरे पर स्पिटिंग रूड है। उसने आगे कहा कि वो अपनी स्वॉर्ड को फेस पर ले सकता है। फिर उसने ड्रैगन को ठीक उसकी आई पर स्लैश किया। कट से खून बहने लगा और इससे ड्रैगन एंग्री हो गया। उसकी अचानक मूवमेंट ने सियोन को दूर फेंक दिया और फिर वो काइने के पीछे भागा। लेकिन इससे बस करम के पोजीशन वाले सियोन को ग्रिन करने का मौका मिला। उसके पास एक अटैक था, एट्थ फ्लटरिंग पैडल। इससे एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ जिसने जमीन को शैटर कर दिया। लेकिन उसने एडमिट किया कि वो अभी तक एक ड्रैगन का सामना नहीं कर सकता क्योंकि उसके कंधे सोर हो गए थे। उसने इसे रैप अप करने का डिसाइड किया। ड्रैगन ने अपने विंग्स सियोन के सामने फ्लैप किए, जिससे एक हवा का गस्ट बना। उसने खुद से कहा कि वो एक ही ट्रिक के लिए दोबारा नहीं फंसेगा। लेकिन उसने कुछ नोटिस किया। ये उनके बीच एक फनी सीन थी। ड्रैगन उससे दूर भाग गया। उसे शॉक लगा कि ऐसा हुआ। उसने ड्रैगन को एक लिजर्ड बास्टर्ड कहा जो भाग रहा था। वो ड्रैगन को जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो उसका पीछा करने के लिए बहुत ऊंचा कूदा, जो उसे उसकी वर्तमान डिलेमा यानी दुविधा तक ले आया। अब उसने सोचा कि शायद उसने ड्रैगन से मिलकर अपनी सारी लक यूज अप कर दी। उसने नीचे देखा जब उसने सोचा कि वो सिचुएशन का टेक केयर कैसे करेगा। करुम ने पूछा कि क्या गलत था, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था। कायन अजीब लग रहा था जब एनॉयड होकर उसने उससे पूछा कि क्या वो नीचे लोगों को नहीं देख सकती। करुम ने उससे कहा, सो वॉट। उसने आर्ग्यू किया कि अगर वो उसे अनशीथ करता है तो उसे कम से कम कुछ करना होगा। उसने पलटकर आर्ग्यू किया कि क्या वो सच में उन सभी लोगों के देखते हुए एक डिमोनिक सोड यूज कर रही है। उसने उससे कहा कि अगर उन्होंने ये देखा तो उसे तुरंत बर्न एट द स्टेक कर दिया जाएगा। उसने पलटकर आर्ग्यू किया, ये पूछते हुए कि क्या वो बस इस ड्रैगन पर ही रहने वाला है। वो चिल्लाया कि वो अभी थिंकिंग कर रहा है। उनकी बैंटर फनी थी। वेलार के नीचे एक मैजिक सर्कल था। हमारा एम्परर इसे देखते ही पैनिक हो गया, क्योंकि ये एक एडवांस्ड 8 स्टार मैजिक था। सियोन जानता है कि उसका पिता सीक्रेट सोर्ड ऑफ हेवेंस का उपयोग करने जा रहा है, ये जानते हुए कि उसका बेटा भी इसमें स्वेप्ट अप हो जाएगा। ड्रैगन के हेड की ओर कई गोल्डन स्वॉर्ड्स रिलीज हुईं। सियोन ने कमेंट किया कि उसका पिता वास्तव में कॉन्टिनेंट्स गार्डियन के अपने टाइटल पर खरा उतर रहा है। स्वॉर्ड्स ड्रैगन तक पहुंच रहे थे, लेकिन ड्रैगन उनसे इवेड पाया। मजेदार बात यह है कि सियोन ड्रैगन के लिए चीयर कर रहा था। वो ड्रैगन से कहने वाला था कि ऐसे ही अवॉइड करता रहे जब तक कि उसने साइड से आती हुई एक स्वॉर्ड नहीं देखी, और वो जानता था कि वो ड्रैगन उस वन को डॉज नहीं कर पाएगा। ड्रैगन को हिट किया गया और वो गिर गया। नीचे गिरते समय उसने स्पेशल मील की अपॉर्चुनिटी को मिस करने के लिए कर्सेस यानी कोसा। करुम दिखाई दी और उसने पूछा कि वो क्या प्लान कर रहा है, या क्या वो बस ग्राउंड को किस करने वाला है। सियोन ने जवाब दिया कि अगर उसने मिस्ड स्किल यूज किया तो उसे बर्न्ड एट द स्टेक किया जाएगा। वो फ्यूरियस थी जब उसने पूछा कि क्या वो बस खुद को मरने देगा। सियोन का जवाब फनी था। उसका एक डेड एक्सप्रेशन था जब उसने कहा कि उसे नहीं पता और वो बस थिंकिंग स्टॉप कर देगा जब तक कि उसने कुछ सेंस नहीं किया। उसने करुम से कहा कि एक वे है। करुम ने अपने चेहरे पर एक हॉरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ अपने मास्टर से पूछा कि क्या वो वहां फॉल करने की प्लान कर रहा है। उसने इसे इन्फेस्टेड वाटर के रूप में डिस्क्राइब किया। सियोन ने जवाब दिया, व्हाट अदर चॉइस डू आई हैव। करुम जोर से चिल्लाई, नहीं, और वे चले गए। किसी ने कुछ सेंस किया। दो हॉर्न्स वाले इस व्यक्ति को डेविल ड्रैगन को उस एरिया के चारों ओर उड़ते हुए देखकर सरप्राइज हुआ। ये एक रेयर साइट थी। इस व्यक्ति के पीछे वाले आदमी के भी हॉर्न्स थे, और उसने जवाब दिया कि ये एक यंग ड्रैगन था और ऐसा लगता है कि वो लॉस्ट हो गया है और खुद को ट्रबल में डाल लिया है। पहले आदमी के सिल्वर हेयर थे और उसने कमेंट किया कि दूसरी साइड पर कुछ स्ट्रांग डिमोनिक बीस्ट्स होंगे। लेकिन दूसरे आदमी ने जवाब दिया कि उस बॉर्डर के पार ह्यूमंस रहते हैं। पहले आदमी को यह जानकर सरप्राइज हुआ कि वो ह्यूमंस थे, और आगे कहा कि ये ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि एक ड्रैगन ह्यूमन जैसी किसी चीज से हार जाए, ऐसा नो वे है। वो चुप रहा।
रेड हेयर वाले आदमी ने सिल्वर हेयर वाले आदमी से पूछा अगर उसे कुछ बॉदर कर रहा है। उसने जवाब दिया कि उसे वहां से एक अजीब एनर्जी महसूस हो रही है, कुछ अजीब लेकिन फेमिलियर भी। रेड हेयर वाले आदमी ने जवाब दिया कि अगर वो इतना कंसर्न्ड है तो उसे जाकर चेकआउट करना चाहिए। हालांकि उसे जो भी दिखता है उसे मारने से रिफ्रेन करना चाहिए क्योंकि वो बोर्ड है। आदमी के विंग्स दिखाई दिए। उसने रेड हेयर वाले आदमी से कहा कि वो कोई ट्रबल कॉज नहीं करेगा। रेड वाटर में बबल्स दिखाई दिए और करुम उसमें से निकली। वो एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। वो पानी से बाहर आया। वो कराहा। उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। डिस्गस्टेड फील करते हुए उसने कहा, माई लाइफ। उसने करुम से पूछा कि क्या वो अभी भी अलाइव है। करुम एनॉयड थी। उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो स्पष्ट रूप से इरिटेटेड थी। उसने उससे बात करने के लिए कहा और ये कि वो ये डिसाइड करने की कोशिश कर रही है कि वो उसे कैसे मारेगी। सियोन ने उससे कहा कि जब वे वापस जाएंगे तो वो क्लीन अप करेंगे। उसने उससे मैड ना होने के लिए कहा, जिस पर करुम ने पूछा कि क्या वो वापस जाने वाला है। उसने उसे गेट इट टुगेदर यानी होश में आने के लिए कहा और उसे याद दिलाया कि वो डीमन रियल में है। करुम ने उसे अश्योर किया कि कोई वे नहीं है कि वो एक हायर डीमन से मिलेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस फिनिश कर पाता, किसी ने बटन कर दिया। इस व्यक्ति ने कहा कि वो सही था। उसे पता था कि वहां उसका फन वेट कर रहा होगा। सियोन के पूरे बॉडी में शिवर्स दौड़ गए। वो उस आवाज को जानता था, उस व्यक्ति को, बल्कि एक डीमन ने सियोन को पुकारा। वो आवाज सियोन के ब्रेन में इतनी गहराई से एम्बेडेड यानी बैठी हुई थी कि वो उसे भूल नहीं सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। सियोन का एक फ्यूरियस एक्सप्रेशन था। डीमन ने उससे पूछा कि क्या वो एक ह्यूमन है। वो कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग वैल्कैरियन था।